What led to that motivation कि यार नहीं IIT मेरे को क्रैक करना है? मतलब कुछ करने का मन था। अब गोल पोस्ट तो देखो घर वालों ने बनाने रखे थे, कोई ऐसे कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसने कुछ कर रखा हो तो उसको देख के गोल पोस्ट बने। तो इस तो हैपन मेरे केस में ये गोल पोस्ट बन गया Okay. कि चलो IIT के लिए फाइट मारते हैं। So what was your rank? My rank was 161. What was your branch? तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था वहाँ। अच्छा. तो टेक्निकली इलेक्ट्रिकल बोलते हैं, बट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, मतलब Which मजा भी आ company रहा was था। this? Your first job? This is Biomorphic, एक स्टार्टअप था। Okay. What led to this transition from electronics, semiconductor to tech? तो एक चीज थी मतलब जो हमेशा से रही मेरे साथ कि मेरे को हार्ड वर्क करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दैट्स हाउ आई हैव रीजन इन माई लाइफ। मतलब हार्ड वर्क करा, जो IQ है वो तो है, भगवान ने दिया, उसके बियॉन्ड तो कुछ हो नहीं सकता। Right. बट हार्ड वर्क करते जाओ और उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। Right. There is a lot of debate going around 70, 80, 100 hours work week. So do you think how many hours you used to put in? यार मेरे को तो लगता है कि वो घंटे की डिबेट ना बड़ी रैंडम, क्योंकि अगर आप 70 घंटे अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो क्या उसका आउटकम क्या है? इसलिए घंटे विदाउट प्रोडक्टिविटी डिबेट इज नॉट अ डिबेट। Why do you think engineers हमेशा चीजों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं? कॉन्फिडेंस होता है, कर लेंगे, आई थिंक वही है। What do you look for when you hire? मेरे को तो ये है कि यार ये बंदा एंट्रोपी में काम कर सकता है नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ। Hello guys, welcome to another episode of Tech with Sukant. Today we have Amit. He is the CTO at Ionic Wealth, and we'll be talking about some very interesting stuff today. Amit, welcome again to the podcast, and thank you so much for taking this time. Thanks, Sukant. Yeah, thanks for having me here. Tell me a little bit about yourself. Your journey primarily. You started with IIT Delhi से आपने BTech करा, then here you are leading the entire tech at Ionic. So बीच में जो journey थी, how was that? Yeah, so I mean, mine is a very interesting thing. I think I will start from probably a little back as well then. So I'm born, brought up, raised in Delhi. So the first, I mean, till 9th, I have no clue कि life में करना क्या है basically. And so, मतलब my mom, dad had aspirations कि IITI से diploma करके basically you start earning money. The sooner, the better. Coming from a sort of a middle class background, that was the aspiration we had. Yeah. और ऐसा कभी स्कूल में कुछ दिल लग नहीं रहा था कि कुछ फोड़ा फोड़ी कर रखी है तो लाइफ में कुछ बन पाएंगे। Right. बट सो हैपन, आई डोंट नो किस कॉन्टेक्स्ट में आई गॉट टू नो कि IIT एग्जिस्ट करता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड IIT व्हिच इज लाइक द प्रीमियर थिंग इन इंडिया। तो और कुछ है नहीं, मतलब कोई प्रेसिडेंस नहीं है कि यू हैव द कॉन्फिडेंस कि कुछ आपने स्कूल लेवल पे नहीं किया तो आप कंट्री लेवल पे कैसे कम्पीट करोगे। बट इट जस्ट स्टक मी कि यार इस पे फाइट मारते हैं। तो 9 से एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू किया। आई स्टार्टेड गोइंग वेरी सीरियस अबाउट स्टडीज। थोड़े तक ठीक ठाक से मार्क्स ले आया 10th में तो साइंस मिल गई। पहले तो फर्डली होता था ना कि अगर मार्क्स लाओगे साइंस मिलेगी नहीं। लेकिन ये मोटिवेशन कैसे आया कि आफ्टर 9 ठीक है आपको पता चला कि देयर इज समथिंग लाइक IIT, बट व्हाट लेड टू दैट मोटिवेशन कि यार नहीं IIT मेरे को क्रैक करना है? मतलब कुछ करने का मन था। अब गोल पोस्ट तो देखो घर वालों ने बनाने रखे थे, कोई ऐसे कोई रिश्तेदार भी नहीं था जिसने कुछ कर रखा हो तो उसको देख के गोल पोस्ट बने। तो इस तो हैपन मेरे केस में ये गोल पोस्ट बन गया। Okay. कि चलो IIT के लिए फाइट मारते हैं। उससे पहले जैसे बचपन में पूछोगे तो सबका स्टैंडर्ड था कि हाँ भी डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे, बट इंजीनियर में क्या होता है कुछ ऑब्वियसली तब भी नहीं पता था। बट क्योंकि आपने एक सेट ऑफ एनवायरनमेंट देख रखा था एंड यू वांट टू एस्केप दैट एनवायरनमेंट, यार नेक्स्ट लेवल पे जाना है। अब नेक्स्ट लेवल पे जाने का टिकट्स हमारे पास क्या होते थे मतलब दिमाग में उस टाइम पे, तो जो भी टिकट्स अवेलेबल थे उनमें से मैंने चूज करा कि चलो इंजीनियरिंग की फाइट मारेंगे, IIT जाएंगे। तो वहां से मोटिवेशन तो आ गया बट पाथ भी क्लियर नहीं है। एक्चुअली एक और भी चीज हुई उस टाइम पे कि मेरे को एक बहुत ही अच्छा ट्यूटर मिल गया। आई वाज टेकिंग प्राइवेट ट्यूशंस, तो 1-to-1 ट्यूशन होती थी। ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस एंड टीच मी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ऑल दैट। आई थिंक वो ट्रांसफॉर्मेशन था, फाइंडिंग अ गुड टीचर जिसने फोकस दिलाया कि भैया यू शुड अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स, और उसके बाद वो आंसर तो आ ही जाएंगे। तो वहां से ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गया क्योंकि ही स्टार्टेड वर्किंग विद मी एंड आई स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स सीरियसली। थोड़ा इंटरेस्ट भी आ गया तो उसको और डबल डाउन करते गए। वो 1 घंटा पढ़ाते थे, मैं 4 घंटा और पढ़ लेता था। तो इट जस्ट साइक्लिक चला गया बेसिकली, वो रीइंफोर्समेंट लूप में चला गया एंड माय लर्निंग जस्ट टुक ऑफ फ्रॉम देयर।
वो आई थिंक वो एक, मुझे तो यही लगता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो टीचर ला सकता है आपकी लाइफ में, वो शायद कोई और ला ही नहीं सकता। I mean, that is true. और अनफॉर्चुनेटली मेरे को लाइफ में फिर वैसा टीचर कभी मिला ही नहीं। सो इट वाज, उसका भी एक आयरनी है कि आईआईटी जाके बेसिकली हाउ थिंग्स लाइंड अप, बट एटलीस्ट उन्होंने वो 2 साल दिए मेरे को, 9-10 में पढ़ाया, एंड देन आई एम सॉर्टेड कि भाई अब मैं फंडामेंटल्स मेरे को आ गए हैं समझ में, कैसे मेरे को अपने इंटरेस्ट को अलाइन करके अपने वो 10,000 आवर्स कैसे कंप्लीट करना है। उस टाइम में कॉन्सेप्ट नहीं पता था कि 10,000 घंटे का होता है, बट नाउ आई नो कि वो मैंने कर रखा था पहले, तो इस वजह से मैं आगे भी बढ़ पाया। बट वहां से वो साइकिल घूम गया, फिर साइंस मिली, फर्स्ट हर्डल पार हो गया कि साइंस मिली, वरना तो घर वाले तो मतलब 10वीं के बाद ही, वो तो 11-12 भी नहीं, क्या करोगे, मतलब 2 साल वेस्ट है, राइट, अगर तुम्हें आईटीआई करना है, अब डिप्लोमा ही करना है तो। देन मैंने कहा नहीं मेरे को तो पढ़ना है, आई विल जस्ट, फिर स्कूल चेंज हुआ, अच्छे स्कूल में गया, आई वाज इन ए वेरी स्मॉल स्कूल दिल्ली में, फिर मैं हंसराज मॉडल में गया यहाँ पे पंजाबी बाग में, बड़ा स्कूल एकदम, लाइक मतलब सेक्शन भी FG तक जा रहे हैं, हमारे यहाँ 2 सेक्शन में खत्म हो जाता था पूरा स्कूल, और एकदम से कंपटीशन ही चेंज हो गया कि सारे लोग अच्छे हैं, पीयर ग्रुप बेसिकली, नाउ पीयर प्रेशर अलग चीज हो जाती है, वो वहां पे देख रहे हो यार कि सारे स्टड लोग हैं, मैं तो मतलब अपने स्कूल में मैंने टॉप मारा था, बट यहाँ पे तो मैं बिल्कुल मिडिल में पढ़ा हूँ फ्रॉम द परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माई 10th एग्जाम। बट ठीक है, आई थिंक वहां पे लेकिन ये समझ में आ गया कि यार यहाँ पे तो एस्पिरेशन तो हम आईआईटी की भी कर रहे हैं, बट लोग तो एक्चुअली में और भी बड़ा सोच रहे हैं, तो आपके ना होराइजन खुल जाते हैं एकदम से। करेक्ट। कि आपको पता लगता है कि अच्छा है, मतलब वो कुएं के मेंढक वाली बात है ना, कुआं ही निकल गया, आप चले गए सागर के अंदर तालाब में, तो लगा यार तो बहुत कुछ पॉसिबल है, तो चलो लगते हैं इसके ऊपर और शिद्दत से लगते हैं। तो फिर 2 साल, वो 2 साल वाज वेरी टफ, क्योंकि मैं फिजी में था और मेरे को अपने घर लॉरेंस रोड से जाना पड़ता था फिजी पढ़ने के लिए, कालूसराय, और दिल्ली बन रही थी उस टाइम, सारे फ्लाईओवर बन रहे थे, राइट। यूज्ड टू टेक मी अराउंड लाइक 4-4 घंटे का मेरे को कम्यूट लगता था। फॉर्चुनेटली मेरा वीकेंड बैच था, लेकिन मेरे देखो ना, मैं पूरे वीकडे जाता था स्कूल में पढ़ने, उसके बाद फिर पूरा वीकेंड लगता था मेरा, एंड देन बैक एंड फोर्थ, वो 2 साल चला पूरा का पूरा, और उसके बाद फिर फाइनली जेई का एग्जाम दिया, अपने बीसी का, एनएसआईटी वगैरह का भी एग्जाम दिया। तो जेई में मेरी रैंक उस साल बड़ी काफी खराब आई थी, बट मेरा एनएसआईटी में हो गया था, विच इज वन ऑफ द टॉप इन इंडिया उस टाइम पे, एटलीस्ट अभी होगा ही। एनएसआईटी में कंप्यूटर्स मिल गया मेरे को, टॉप ब्रांच मिली, तो मैंने कहा चलो जो भी है अब इससे काम चलाते हैं। बट वो एक कीड़ा था कि आईआईटी एक बार तो ट्राई मारेंगे इसके बाद भी, तो एनएसआईटी में कंप्यूटर्स गए, फिर अगेन वही सब बेस, मतलब पूरे आप अब नाउ कॉलेज में आके पढ़ाई कर रहे हो, साथ में आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो करते रहे। अब एक चीज होती है आई थिंक, जो मुझे लगा कि जब आपका कॉन्फिडेंस ग्रो होता है ना, तो सब चीजें लाइन होनी शुरू हो जाती है अपने। सही बात है। तो अब एनएसआईटी में कंप्यूटर्स ले लिया, मतलब टॉप 50 में रैंक आ गई अक्रॉस दिल्ली, तो मैंने कहा यार मतलब कुछ तो कर ही रहूंगा ना, मतलब ये कर लिया तो वो भी थोड़ी इतने फ्लूक नहीं हो सकते बैक टू बैक। राइट। तो फिर वहां पे कॉन्फिडेंस आया कि चलो अब, फिर एक प्रेशर भी चला गया, एक नेट है आपका, सेफ्टी नेट, कि यार एक मतलब आप वन ऑफ द टॉप कॉलेज से पढ़ रहे हो, वन ऑफ द टॉप ब्रांच में हो, तो लाइफ में कुछ तो हो ही जाएगा। आई थिंक एक सेफ्टी नेट के बाद ना, इट गिव्स यू लॉट ऑफ फ्रीडम, यू आर कंप्लीटली फ्री, यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स, आपको गलती से फर्क नहीं पड़ता। राइट, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर ये तो है ही है। तो फिर एक और इन्फ्लेक्शन आया, मैं फाइनली विद्या मंदिर के फाइनल स्टेप, उसका 3 महीने का प्रोग्राम होता है, उसमें मेरा एडमिशन हो गया। अच्छा। उससे कोई फायदा नहीं होता कुछ खास, लेकिन उसमें केमिस्ट्री के टीचर जो थे ना, वो बहुत ही सही थे। अच्छा। तो पढ़ाते जो थे वो अलग चीज, वो बस आपको ना मेंटली प्रिपेयर करते थे कि टेम्परामेंट ऑफ एग्जाम क्या होता है। वो बोलते थे कि भैया एग्जाम देने जाओ, अपने साथ ग्लूकोज रखो, चॉकलेट रखो, जैसे एंजाइटी हो खा लो, दिमाग मत लगाओ। और इतना सही था यार वो, अपने आप को काम करना, एग्जाम में और कुछ नहीं है। सही बात। एग्जाम को पेश करना होता है, काम करके उसको पे एक्ट करना होता है। मैं तब होते थे ऐसे प्रीलिम्स होते थे, फिर मेंस होता था जेई का। प्रीलिम्स दिया, अच्छी रैंक आई उसके अंदर, फिर फाइनली जेई का मेंस हुआ, तो मेंस में भी टॉप 200 के अंदर रैंक आ गई। दैट वाज लाइक कि चलो अब फिर अब ये था कि भैया अब तुम अच्छे खासे एनएसआईटी में कॉम कर रहे हो, 1 साल ड्रॉप करके, मैंने कहा मतलब जाना तो आईआईटी है, और दिल्ली भी मिल रहा था, तो बट और ऐसा कोई कॉम साइंस वगैरह तो लगाव भी नहीं था कि कॉम भी जाना है। So what was your rank? My rank was 161.
Yeah, it was crazy. Very good. हाँ उस टाइम पे तो मतलब इट्स लाइक मैं भी आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कि क्या हो गया ये। फिर आपने क्या लिया था? What was your branch? तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स लिया था वहाँ। अच्छा। तो टेक्निकली इलेक्ट्रिकल बोलते हैं बट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इन द प्लेन वैनिला टर्म। और लकीली मेरे को हॉस्टल में मिल गया बिकॉज आई वाज अवे। Right. सुबह 8 बजे का क्लास लगानी है तो पॉसिबल नहीं था कम्यूट करना। आई थिंक दैट इज आल्सो ट्रांसफॉर्मेटिव कि हॉस्टल लाइफ जो है दैट इज समथिंग वो होनी चाहिए आपको, वो लिव करनी चाहिए एक बार तो लाइफ। सो बट अब अगेन एक और रूट शॉक। अब आप फोड़ा फोड़ी मचा के आए हो लेकिन वहां पे सब फोड़ा फोड़ी मचा के आए हैं। तो अगेन मतलब ठीक है आप क्लास में तो रैंक वाइज तो टॉप में हो लेकिन टेम्परामेंट आपका डिफरेंट है। मतलब आई वाज लाइक मोर मेरे को वैसे भी कभी स्टूडियस था नहीं इतना, तो वो तो एफर्ट मार लेते हैं यार। अब एफर्ट तो मार लिया, आईआईटी में हो गया, अब एक्चुअली कोई गोल पोस्ट नहीं है। नाउ द गोल पोस्ट इज कि यहाँ से पास होके निकलना है। वहां पे थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया एंड देन आई वाज ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुरा परफॉर्म किया बट वेंट इनटू अदर थिंग्स, स्टडीज के अलावा फिर और चीजें एक्सपेरिमेंट करी इन टर्म्स ऑफ टेकिंग सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो वहां पे चला गया, मोर एक्स्ट्रा करिकुलर के अंदर चले गए। और फिर वो आपका जो फर्स्ट सेट ऑफ एकदम लुखे लोग दोस्त बनते हैं वो बने वहां पे, जिनका काम कुछ नहीं है, वो बेसिकली वो है इसलिए आपकी लाइफ में कि आप आगे ना बढ़ो। और हमारा तो मतलब वी वर लाइक नोटोरियस इन आवर हॉस्टल। जो हमारा बैच, जो हमारा ग्रुप होता था, वी वर लाइक एकदम ही ब्रैश, एकदम हार्डकोर बुलीज। You guys are still in touch? हाँ हाँ अभी भी वैसी हैं। मतलब थोड़ा टोन डाउन हो गया बाहर की पब्लिक के लिए बट जब मिलते हैं तो फिर वो असली रूप आया। In a closed room, you guys are still same. हाँ सेम ही है मतलब। और that was some awesome 4 years जिसमें pretty much सब देख लिया। मतलब पॉलिटिक्स भी देख लिया आईआईटी के अंदर रहते रहते कि क्या होते हैं, फ्लेवर समझ में आ गया कि भैया ये अपने लिए नहीं है, तो you have to stay away from it। बट समझ ये भी आ गया कि कुछ डीप फ्रेंडशिप्स बनी। और इंटरेस्टिंग था कि आई गॉट वेरी इंटरेस्टेड इन कोर। तो मेरे को सेमीकंडक्टर में बहुत इंटरेस्ट आ गया था। अच्छा। और ना मैटर ऑफ फैक्ट ये था कि मैं अच्छा नहीं था उसके अंदर। बट कहीं से आगे एक और जिद, जैसे आईआईटी में आने की जिद थी कि अब मेरे को कोर में जाना है। अब यार मतलब कोर की कंपनी इतनी कम आती थी उस टाइम पे, तो मेरी ना जॉब ही नहीं लगी मेरे तक। मैं पास आउट होने वाला हूँ, मेरे पास जॉब नहीं है, लेकिन है यही मतलब कि करना यही है। हाँ यही करना है। तो मैं अप्लाई करे जा रहा हूँ। फाइनली फिर पास आउट होने से पहले मेरे पास फिर ऑलमोस्ट 4 ऑफर आ गए थे, जिसमें से एक गुड़गांव का था, एक सिंगापुर का था, एक बैंगलोर का था, एक पोटेंशियली मैं चाहता अगर देने तो जर्मनी का भी था। फिर उसमें एक और कॉम्प्लिकेशन थी कि आई वाज इन रिलेशनशिप और वो दिल्ली में थी। तो मैंने कहा लॉन्ग डिस्टेंस गए तो फिर तो गया। मतलब फिर रिलेशनशिप मेंटेन करना बड़ा मुश्किल। तो सब मना किया कि भैया फिर ऑप्टिमाइजिंग फॉर हाउ टू स्टे इन दिल्ली एनसीआर। जो दिल्ली एनसीआर की अपॉर्चुनिटी थी वो ली, उससे फिर आगे बढ़े। तो लाइक मतलब आई थिंक लाइफ में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, अब आप ये कहोगे कि यार ये बड़ी अजीब सी डिसीजन मेकिंग चल रही है, बट इट्स लाइक कि डिसीजन मेकिंग ऐसे हो रही है कि नाउ अभी इसको कैसे ऑप्टिमाइज करना है, राइट है राइट नाउ। बात की तो देखेंगे जब बाहर आएगा। तो वहां पे करते करते फिर फाइनली जॉब ली। अगेन सेमीकंडक्टर में ही थी वो जॉब, बट क्योंकि वो तो क्लियर था कि उसी में रहना है। तो फर्स्ट 3 years ऑफ माय प्रोफेशनल करियर वाज इनटू हार्डकोर सेमीकंडक्टर। मैं कैमरा मॉड्यूल्स में था जो स्मार्टफोन में लगते हैं। उसके बाद मैं मेमोरी डिजाइन में चला गया था। सो वो चलता रहा। आई वाज डूइंग ओके, मतलब मजा भी आ रहा था। दिस इज बायोमॉर्फिक, एक स्टार्टअप था। ओके। और उसके बाद फिर मैं गया एक अनदर स्टार्टअप कॉल विराज लॉजिक which was based in नोएडा। तो वो थोड़ा सा बड़ी थी, थोड़ा लिस्टेड हो गई थी, तो स्टार्टअप नहीं कहेंगे, बट छोटी कंपनी थी। और वहां पे मैंने 2 साल लगाए। और उसके बाद फिर मैंने एक बहुत बड़ा पिवट मारा था अपनी लाइफ में उस टाइम पे। तो हुआ क्या था कि मैं आई हैव बीन लकी इन टर्म्स कि मेरे ना कनेक्ट बने और वो कैरी फॉरवर्ड रहे हमेशा। तो ये कैसे हुआ? आप सेमीकंडक्टर यू वर सो ऑब्सेस्ड, आपने अपने ईगो पे ले लिया था Right. कि यार मेरे को यही करना है। देन व्हाट लेड टू दिस ट्रांजिशन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर टू टेक? सो हम कुछ स्कूल के फ्रेंड्स थे हंसराज मॉडल के, और मतलब ऐसे ही मिलते तो रहते ही थे, मतलब यूर गुड फ्रेंड्स।
तो हुआ कि यार कुछ करते हैं लाइफ के अंदर। तो मैं उस टाइम गुड़गांव में था बायोमॉर्फिक के लिए। तो आई वॉज फेसिंग ए लॉट ऑफ चैलेंज इन जो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती थी ना, उस टाइम वो येलो पेजेस होते थे, देयर वाज नो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन, जस्ट डायल फोन पे होता था, वेब पे नहीं होता था। तो यू यूज्ड टू कॉल जस्ट डायल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट, भेजते थे लिस्ट ऑफ ऑल, राइट वो आते थे सब। तो हम बहुत फेस करते थे, तो हमने कहा कि चलो इसके ऊपर कुछ करते हैं इसको। दिस इज लाइक 2005 में पास आउट हुआ था, 2006-7 की बात है। विच थॉट कि एक ऑनलाइन डायरेक्टरी बनाते हैं, ओके, विच वाज ऑलरेडी हैपनिंग इन यूएस। तो हमने कहा रेप्लिकेट ही कर लेते हैं बेसिकली। अब इतनी समझ तो थी नहीं कि क्या मतलब करने जा रहे हैं, किस में डेवल कर रहे हैं, कितना उसमें कैपिटल लगेगा। तो अपना शुरू किया, पार्ट टाइम शुरू किया। तो गुड़गांव में धक्के खाते थे अपना, सारे शॉप्स में जाकर उनको डिजिटाइज करना। तो हम लोग डिजिटाइजेशन करते थे कि क्या उनकी कैपेबिलिटीज हैं, क्या एड्रेस है, क्या फोन नंबर है। एंड वी कुछ केसेस में रेस्टोरेंट स्पेसिफिकली उन केसेस में वी यूज्ड टू डिजिटाइज देयर मेन्यू एज वेल। ओके, सर्चेबल मेन्यूज होते थे उस टाइम पे, जो बहुत बाद में आए थे जोमेटो एंड ऑल पे। इसका नाम इट्स द सेम कंपनी, खोज गुरु, राइट? वी स्टार्टेड खोज गुरु एज अ पार्ट टाइम एक्टिविटी। ओके, उसमें काम करते रहे। तो वहां पे भी अगेन मतलब अब कोडिंग तो आती नहीं थी, तो एक वन ऑफ द फ्रेंड जो था स्कूल में से, शी यूज्ड टू कोड द प्लेटफॉर्म। अपा काम मैं था दिल्ली में, आई थिंक बाकी लोग थोड़ा थोड़ा इन आउट होते थे। सो व्हाट वाज योर रोल? मैं जाके तो फील्ड पे जाके वो डेटा कलेक्ट कर रहा था, उसको कलेक्ट करना, उसको डिजिटाइज करके उस प्लेटफॉर्म पे डालना। सो यू डिडंट कभी लगा नहीं कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा था, मतलब व्हाट यू एक्चुअली लव? मैं 3 चीजें कर रहा था उस टाइम। मेरी जॉब थी, ये मैं कर रहा था वीकेंड पे, और वीकेंड पे मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलना होता था। तो मेरा तो पूरा भारत भ्रमण हो जाता था उसके अंदर। मैं घर से निकलता था, मैं गुड़गांव आता था, उसको मिलने फरीदाबाद जाता था, फिर उसके बाद वापस रोहिणी आता था। पूरा ट्रायंगल मारता था मैं, ऑलमोस्ट 120 किलोमीटर का। बट वो था मतलब, लेकिन अगेन मतलब तो एक चीज थी मतलब जो हमेशा से रही मेरे साथ, कि मेरे को हार्ड वर्क करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि दैट्स हाउ आई हैव रीजन इन माई लाइफ। मतलब हार्ड वर्क करा, जो आईक्यू है वो तो है, भगवान ने दिया है, उसके बियॉन्ड तो कुछ हो नहीं सकता, राइट? बट हार्ड वर्क करते जाओ और उसके बाद आगे बढ़ते जाओ। तो हार्ड वर्क से कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। तो फिर करते थे, मतलब रात रात बैठ के वीकेंड पे कलेक्ट किया, और उसको फिर ऑफिस से आके डिजिटाइज करता था रात को बैठ के। और रहता मैं नोएडा में था, तो कम्यूट मेरा काफी कम था। तो चलता रहा पार्ट टाइम 1-1.5 साल किया। फिर हमने कहा कि चलो यार मैं फुल टाइम कमिट कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमने 6-7 लोगों ने स्टार्ट किया था ये, और फिर रह गए हम 3 लोग। जो तो आप फुल टाइम आए थे इसमें, सो बाय दैट टाइम यू गाइस आर ऑलरेडी मेकिंग सम मनी? नहीं कुछ नहीं था, मतलब मनी तो यार कौन ही देता, मतलब लिस्टिंग के लिए तो कोई पैसे देता नहीं है। आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पे यूजर बहुत कम थे। सो यू रेज सम फंडिंग? तो हमने फैमिली फ्रेंड से कुछ रेज किया, छोटा मोटा अमाउंट। सबसे पहले मेरा फ्रेंड आया अनुराग, जो फुल टाइम कमिट हुआ, 2007 में कमिट हुआ। फिर 2008 में मैं आया, और फिर तीसरा एक जो पार्टनर था वो अराउंड सितंबर में आया। तो हमारी अलग स्टोरी रही। अनुराग को हमेशा से बिजनेस करना था, तो इसको क्लियर था कि एट सम पॉइंट आई हैव टू डू इट। फिर कन्वर्सेशन हुई, फिर हमने कहा कि चलो इसको ट्राई करते हैं 1-2 साल के लिए, लेट्स गिव इट ऑल, मतलब एक शिद्दत से करते हैं, फिर देखते हैं कुछ होता ही नहीं होता। मेरा पेक्यूलर प्रॉब्लम था कि फाइनली आई एम कन्वर्जिंग, मेरी मैरिज हो रही थी विद माय गर्लफ्रेंड एट द टाइम। तो 2008 में शादी हुई, और शादी के 1 महीने बाद मैं फुल टाइम आ गया इसके अंदर। ओके। तो सारी भसुड़ियां एक साथ खुल गई। तो मैंने कहा कि चलो बीवी कमा रही है, बेसिकली नाउ 1-2 साल का आई कैन टेक ए ब्रेक एंड देन गिव इट ऑल। और she is also from IIT? नहीं, शी इज माय स्कूल फ्रेंड, हंसराज से पहले वाले। ओके। तो you guys go way back? हाँ, मतलब बहुत ही स्कूल स्वीटहार्ट्स। सो वहां से हमारा फिर फाइनली हमने स्टार्ट किया वहां पे। मेरा थर्ड पार्टनर नितिन, वो लीमन ब्रदर्स में था बेसिकली। IIT दिल्ली से कॉम साइंस किया, फिर अहमदाबाद गया, और उसके बाद लीमन में। और अनलकी फॉर हिम, लकी फॉर अस, वो लीमन बस्ट हो गई 2008 में सितंबर के अराउंड। तो फिर उसने कहा यार कुछ नई नौकरी करूंगा, देख लेता हूँ इसमें आके करके। तो हम तीनों बेसिकली आगे फुल टाइम करने लगे। द होल आइडिया इज कि यार पहले तो डिजिटाइज करके इन्फॉर्मेशन डालने थे, फिर एट सम पॉइंट वी वांटेड कि वी वांट फुटफॉल तो बनानी है। तो फुटफॉल बनाने का इजी वे था कि कूपनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वी बिकम द फर्स्ट प्लेटफॉर्म डूइंग दैट इन इंडिया। तो कूपनिंग ऑनलाइन स्टार्ट करी हमने, एंड वी स्टार्टेड डूइंग
और हुआ क्या है सब में कि हम तीनों में सिर्फ मैं ही टेक्नोलॉजी कर रहा था कुछ। अब वो टेक्नोलॉजी कोडिंग वाली नहीं थी, पर ठीक है, अब जब आप सेमीकंडक्टर में भी हैं तो कुछ स्क्रिप्टिंग वगैरह करनी पड़ती है छोटी मोटी। राइट। तो आई वॉज द ओनली वन। और मेरा हमेशा डिजाइन में हाथ अच्छा था, तो आई यूज टू हैव अ गुड डिजाइन सेंस। तो मैंने स्टार्ट किया डिजाइन से। तो आई यूज टू क्रिएट मॉक्स फॉर द यूआई यूएक्स कैसे दिखना चाहिए। फिर वहां से आई स्टार्टेड डूइंग यूआई, तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखा। फिर वहां से देन आई स्टार्टेड डेवलिंग इनटू द बैकएंड एज वेल। फिर बैकएंड से फिर डेवऑप्स। तो मैं ऊपर से पूरा नीचे तक गया। Okay. So was there any friction in your mind कि the background from where you are coming and versus what you started doing, कुछ ऐसा friction था कि यार मेरे को ये करना है नहीं करना, या फिर I'm just doing this temporarily, going forward I'll hire someone? अब तो हमारे में एक इनिशियली तो एक बंदा था जो सॉर्टेड था, हु वाज डूइंग टेक्नोलॉजी। उसने कुछ चॉइसेस ली व्हिच एक्चुअली वर्कड आउट फॉर मी। Okay. तो उसने रूबी ऑन रेल्स चूज किया था एज अ बैकएंड, व्हिच इज वेरी इजी टू पिक अप। हम्म। अगर वो जावा में करता तो मेरे ख्याल से मेरे से ना हो पाता वो। तो फिर उसने कहा कि यार ही वाज इन अ गुड कंपनी। वो स्लाइड शेयर करके कंपनी थी जिसको Okay. बाद में लिंक्डइन ने एक्वायर किया था। तो उसमें काम कर रहा था वो। ही वाज हैप्पी देयर। ही डिडंट कमिटेड फुल टाइम, बट वो सारे बेडरॉक शुरू हो गए थे बनने। तो शुरू में हमने एक एक्सटर्नल हेल्प ली थी, कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवा रहे थे। बट एट सम पॉइंट जो था कि इसको अंदर तो लाना ही है क्योंकि हमारा कोर है, इट्स नॉट अ पेरिफेरल फॉर अस। सो मैंने कहा एक बार देखते हैं ट्राई करके। अब आइडली तो CS वाले को करना चाहिए था, CS वाला CS था नहीं है, वो तो कर गया था MBA, डिफरेंट बीस्ट। तो करना शुरू किया तो इट लुक्स लॉजिकल टू मी। थोड़ी बहुत कोडिंग में पहले भी कर रहा था, प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग वगैरह की, तो इतना चैलेंज आया नहीं मेरे को। Okay. आई थिंक बिकॉज ऑफ द चॉइसेस ऑलरेडी हैज बीन मेड, सो आई गॉट लकी इन दैट। अदरवाइज शायद नहीं कर पाता। लेकिन एक बार करने लगा तो फिर मेरे को था कि यार आप करने लग रहे हैं तो फिर और कुछ रोड ब्लॉक्स नहीं दिख रही है। नॉलेज की डेफिशिएंसी थी ऑब्वियसली। CS नहीं पढ़ा तो फंडामेंटल्स तो नहीं थे, Right. तो गलत चीजें कर रहे थे। बट स्केल आता है थोड़ा भी तो गलत चीजें पता लग जाती हैं। देन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट, टॉकिंग अबाउट पीपल कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ऐसा क्यों हो रहा है। तो फिर वो आपको बताना शुरू कर देते थे। ओपन सोर्स अच्छा खासा किक ऑफ करना शुरू कर गया था उस टाइम पे। तो यू स्टार्ट फाइंडिंग योर आंसर्स इफ यू आर पुटिंग द राइट क्वेश्चंस अक्रॉस। तो धीरे धीरे सेल्फ लर्न होते 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 उस लेवल पे आ गया कि अब स्केल वगैरह सब समझ में आ गया, इन आउट सब समझ में आ गया इन द फर्स्ट 2 years। तो सबसे बड़ा रिस्क ये था कि उन पहले 2 सालों में अगर गिव अप हो जाता तो आई वाज नॉर हियर नीदर देयर वाली सिचुएशन थी कि उतना सॉफ्टवेयर आता नहीं है और हार्डवेयर से आप थोड़ा सा कट चुके हैं, तो वापस जाना मुश्किल है और आगे जाना भी मुश्किल है। बट उस धंधे में हमने फिर 5 साल लगाए उसको पूरा का पूरा। So during these 5 years कभी भी फंडिंग नहीं रेस करी? सिर्फ वो फेक इनिशियल फंडिंग थी। उसके बाद फिर एक बार ही हमने इसको स्केल कर दिया तो वी बिकेम प्रॉफिटेबल। Okay. तो उसी को फिर इन्वेस्ट करते चले गए। बिकॉज क्या था ना कि जब हम शुरू हुए तो हम लोगो सर्च तो कर रहे थे, उसके लिए जो रिसोर्सेज चाहिए थी उसको पूरे अक्रॉस इंडिया बिल्ड करने के लिए उसका कोई दिमाग लगाया नहीं। बट इट वाज वेरी प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव कि आप जाके ऑन फील्ड में सारा डेटा कलेक्ट करो और उसको फिर एक्चुअली में रिफ्रेश भी करो। तो फिर हम थोड़ा पिवट मार गए कि लोकल सर्च नहीं कर रहे हैं एज सच, मतलब हम सिर्फ डिस्काउंटिंग पे फोकस कर रहे हैं। वी विल ब्रिंग पीपल ऑन बोर्ड ऑफलाइन और ऑनलाइन बोथ। गॉट इट। सो डील्स देना शुरू कर दिया आपने? हाँ, तो हमारा प्लेटफॉर्म जो था फर्स्ट वन था आई थिंक गो आईबीओ के, हमने कूपन शुरू करे थे फ्लाइट के। तो वहां से पिकअप होना शुरू किया। डिस्काउंट 200 रुपए का होता था बट इट यूज्ड टू फ्लाई, मतलब एनी मनी 50 रुपए होगा तो भी पीपल विल जंप। करेक्ट। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों था हमारा। ऑफलाइन में हमने पूरा SMS बेस्ड एप्लीकेशन बनाया। ओके। क्योंकि उस टाइम ऐप नहीं होते थे। राइट। और वेब पे तो खुल ही नहीं सकता था फोन पे, मतलब डेटा नहीं करते थे लोग। करेक्ट राइट। तो SMS कर दो, आप कहीं पे भी जा रहे हो, जैसे आप करोगे हाइपोथेटिकली आप करो कि मेरे को नॉर्थ इंडियन खाना रजौरी में, तो आई विल गिव यू कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं, कूपन कौन कौन से आउटलेट्स के हमारे पास हुए हैं, 1 2 3 4 करके सिलेक्ट करके आपको कूपन डायरेक्टली में मिल जाएगा। देन व्हाट हैपेंड टू दैट? 5 साल आई थिंक यू गाइस रैन इट फॉर अ गुड। चलाया उसको, प्रॉफिटेबल बनाया उसको, बट वो स्केल नहीं कर रहा था। मतलब इट वाज नॉट दिल्ली में ही था या फिर दिल्ली मेट्रोज में था। ओके। तो वो चीजें हो जाती थी रिमोट। बेसिकली उस टाइम ना कूपनिंग में बहुत कुछ हो रहा था। तो इधर मनी सेवर जो आगे स्नैपडील बना वो सब भी हो रहे थे। एक तरफ नियर बाय आ गया, ग्रुपॉन आ गया, नियर बाय था, ग्रुपॉन था बेसिकली। राइट। तो क्या हुआ हमारी कंट्री में, क्या हुआ कि नॉर्मल डिस्काउंटिंग तो जस्ट शुरू हो रही थी, एकदम से डिस्काउंटिंग होगी। ग्रुपॉन जो है वो बाहर बहुत
एकदम से एक्सप्लोड कर गया। राइट। तो यूएस वगैरह में क्या था कि नॉर्मल डिस्काउंटिंग के लिए 15-20 साल वो जो कूपन्स होते थे जो आपको मिलते थे घर में, और फिर डीप डिस्काउंटिंग आई थी। हमारे यहाँ तो वो सब एकदम ही एक एंड से दूसरे एंड पे चला गया। तो और डीप डिस्काउंटिंग में क्या था कि यूजर जो आ रहे थे ना वो बहुत ही स्पेसिफिक थे, दे वर नॉट स्टिकी यूजर्स। तो उनको बस ये था कि ये पैकेज लिया, ये नहीं देगा तो कोई और दे देगा, वहां जहां से उन्हें ज्यादा बेटर मिल गया डिस्काउंट, दिल गो देयर। तो डिस्काउंटिंग इंडस्ट्री खत्म हो गई एक्चुअली। आप देखो मतलब सब लोग एक्चुअली प्योर डिस्काउंटिंग में कोई बचा नहीं है अभी। राइट राइट। सबको कुछ और ही करना पड़ा बेसिकली जस्ट टू हैव इट, और लोगों ने अच्छे खासे पैसे भी रेज करे, बट नहीं हो पाया वो। उसका रीजन ही ये है कि वो कस्टमर जो है आपका, जो एक्चुअली आपका तो कस्टमर एक रिटेलर है और उसका जो कस्टमर जिसको आप लेके आ रहे हो वो कभी स्टिकी रहा ही नहीं। करेक्ट। तो वो जो एक प्रॉमिस था कि वो आपका एक बार एक्सपीरियंस करेगा और उसके बाद दोबारा आएगा, वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ। तो इससे वेरी रेस टू द बॉटम वाली गेम होगी वहां। फिर वो स्केल नहीं करके दिया, तो फिर आई रियलाइज कि यार अब इसमें और एफर्ट डालने का पॉइंट नहीं है, क्योंकि कितना ही और कर लोगे। मतलब आई बिकेम ऑफ द ओपिनियन कि ये हमारे एक्चुअली इंडियन कॉन्टेक्स्ट के लिए ये प्रोडक्ट है नहीं। तो फिर इसको आप लोगों ने, यू गाइस शट इट डाउन, या फिर ये लकीली हमें एक बायर मिल गया था, वी सेल इट ऑफ, ओके, और वी पे बैक आवर इन्वेस्टर्स, क्योंकि फैमिली फ्रेंड्स ही थे। तो राइट, वो सारा चैप्टर क्लोज किया। वो बाद में हुआ, पहले वी मूव्ड आउट। एक्चुअली यू गाइस मेड सम मनी इन दैट प्रोसेस? नहीं, कुछ नहीं और। अच्छा, जो पैसा था हमने इन्वेस्टर को रिटर्न कर दिया था। दैट्स अ सेविंग ग्रेस। ये था कि किसी ने पैसे लूज नहीं किए अपार्ट फ्रॉम द फाउंडर्स ने अपना जो टाइम एंड मनी लगाया था, मनी भी नहीं टाइम जो लगाया था बेसिकली, सैलरीज जो बेसिक, हाँ, जो हमने लेट गो करी थी उसके अंदर। बट वो 5 years वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल फॉर मी, क्योंकि वो हसल किया था, मैं ऑलमोस्ट लाइक सिंगल रिसोर्स काम कर रहा था उस पूरे टाइम में। राइट। तो सब इतना कुछ सीखा, वो एक्चुअली बाद में बहुत काम आया, वो अभी भी लर्निंग काम आती है इवन ट्रेड ऑफ करने में। और क्रेजी टाइम था उस टाइम पे एक्चुअली। टुवर्ड्स द एंड फिर मेरा माय चाइल्ड वाज बोर्न एट द टाइम 2012 में। फिर उस टाइम पे ना हम बहुत कुछ ट्राई कर रहे थे। तो वी वर आल्सो बिल्डिंग आवर मोबाइल ऐप। अगर वो रिलीज हो जाती तो वन ऑफ द फर्स्ट होते हम इंडस्ट्री के अंदर जो मोबाइल ऐप लेके आते। बट एक तरफ बेबी है और भाई उसने कोहराम मचा रखा है घर में, दूसरी तरफ मेरे एकदम लंबे लंबे आवर्स चल रहे थे। आई यूज्ड टू कम लाइक 2-2 बजे आता था मैं, और फिर 2 बजे आके बच्चे को देखना पड़ रहा है क्योंकि सारा दिन बीवी ने देखा है। फिर उसके बाद मैं किसी हालत में सो रहा हूँ, फिर उसके दोबारा जा रहा हूँ। मेरा बर्नआउट हो गया, एक्चुअली प्रॉपर बर्नआउट हुआ। आई नेवर रियलाइज कि बर्नआउट क्या होता है किसी, और तब भी नहीं पता था कि बर्नआउट हुआ है, कितनी तो अकल ही नहीं थी, किसी से बात नहीं करते थे। ऐसा हुआ कि मेरा कंप्यूटर की शक्ल देखने का मन ना करे। मेरा लैपटॉप है, आई जस्ट कुड नॉट पिक इट अप। मैं एक दिन आया और मैंने अगले दिन अपने पार्टनर को बोल दिया कि यार मैं जा रहा हूँ 1 महीने के लिए ब्रेक पे, आई जस्ट कुड नॉट डू इट एनीमोर। सो डिड दिस, लाइक यू सेड, हसल कर रहे थे आप, 2-2 बजे रात को आते थे, you got married at the same point of time, right? So did this impact the relationship while you were, so much occupied with work, probably not spending too much time back home? नहीं, तो मैं अपना स्प्लिट करता था बेसिकली। माय वाइफ वाज आल्सो वर्किंग, तो वो जब तक आ सकती आई यूज्ड टू बी होम एट दैट टाइम। तो उसको जल्दी सोना होता था क्योंकि उसका पूरा साइकिल चल रहा है, राइट? तो शी हैज टू, हमें कम्यूट करना था उसको, राइट? तो आई यूज्ड टू बी विद हर टिल शी इज स्लीप। उसके बाद फिर मैं दोबारा काम करना शुरू करता था। तो मैं अब 2 बजे तक काम कर रहा हूँ, बट वो जो दिन बीच के 3-4 घंटे आई वाज विद हर। ओके। फिर सुबह उसको छोड़ के आता था और उसके बाद फिर ऑफिस जाता था। तो मेरी स्लीप पैटर्न ऐसे ही रहते थे बेसिकली। आई थोड़ा सा नॉक्टर्नल होता था, 2 बजे सो के सुबह उठ जाना 8 बजे और फिर पूरा दिन निकाल लेना। तो आई ट्राई टू मैनेज दैट, बट वो तो चला ठीक ठाक। शुरू में हमारे 6 days वीक थे, संडे ऐसा होता था कि भैया मतलब लाइक, और सैटरडे शाम तक तो अब एकदम खत्म हो जाते थे, मतलब कुछ नहीं बचा आपके अंदर, लाइक सारी एनर्जी निकल गई है। तो फिर उसको ऑल्टरनेट सैटरडेज करा, लॉट ऑफ थिंग्स। जब थोड़ा प्रॉफिटेबल हुए तो वो सारे चेंजेस लेकर आए। पर्सनल फ्रंट पे द गुड थिंग इज कि हम लोग, शादी जब हमारी हुई, हम ऑलरेडी 10 years डेट कर रहे थे, राइट? और उसके बाद फिर 5 साल 13, मतलब इट्स लाइक, मतलब वी वर वन ऑफ द, हम दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे फ्रेंड ही थे। तो हम फ्रेंड फर्स्ट थे और स्पाउसेस वी बिकम लेटर। तो उससे काफी हेल्प हुआ इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग दैट।
और हम लोग काफी ब्रेक भी लेते थे, मतलब पहला ईयर तो खैर होता ही है, तो 4-5 ट्रिप भी लगा ली, काम भी कर रहे हैं और लेकिन वी आर टेकिंग टाइम ऑफ एज वेल। नाइस। बट सबसे ज्यादा जो फटा था वो बेबी के अराउंड था, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम थी ना, वो अब होता क्या है ना कि हमारे यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम आपका जैसा मर्जी हो, लेकिन सपोर्ट सिस्टम क्या तो देता है कि हाँ बच्चा कर लो हम संभाल लेंगे भाई, लेकिन बच्चा तो आपको संभालना पड़ता है। सही बात है। ये तो बस कहने की बातें होती है कि बच्चा आएगा संभाल लेंगे, माँ बाप होंगे या फिर वो वैसे केला in-laws दिखाने वाली बात है। वो आता है तो उसके बाद बेसिकली वो ठीक सा हो जाता है, तो पूरा का पूरा उसको संभालना, और इट वाज टफ। मतलब वो जो टाइम था ना वो एक्चुअली टफेस्ट था मेरे लिए, कि और हम भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे। एक तो 2 बच्चे हैं ना, एक तो धंधा है और एक एक्चुअली में बेबी है, तो दोनों को बीच में जगल करना, और उस टाइम में दोनों इन्फेंसी टाइप में हो गए थे, क्योंकि पिवट मार रहे हो तो अब नाउ यू आर ट्राइंग समथिंग न्यू, दैट वे हम वहां पे थोड़ा सा चैलेंज आया था, और इसलिए मेरा बर्नआउट हो गया। वो 6 आई थिंक वो जनवरी में ही बॉर्न, और दिसंबर में मैंने कहा भाई अब मेरे को जाना है, तो 1 महीना छुट्टी लेके मैं साउथ में घूमने आ गया था। हाँ, तो उस टाइम में बेसिकली क्योंकि मैं आई हैव ऑलवेज बीन दिल्ली का है ना, तो पूरा बॉर्न बॉटम सब सारा कुछ मेरा दिल्ली में ही था। तो मैंने कहा भाई ब्रेक लेते हैं, अब देखते हैं कि बाहर क्या और अपॉर्चुनिटीज है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट स्पेसिफिकली फॉर थिंग्स व्हिच आर आउटसाइड दिल्ली एनसीआर। अच्छा। तो फिर मैं लोगों से बात करने लगा, मैं बैंगलोर भी आया, 3 हफ्ते रुका यहाँ पे। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल, अलग अलग तरह के अलग अलग लोगों से, फिर ऑफर्स भी आए। फिर कहाँ ज्वाइन करा आपने आफ्टर दिस? तो मैं आई वाज टॉकिंग टू ग्रेग हु इज द सीईओ ऑफ ज़ूमकार। ओके। सो अच्छा, उसके बाद ही आफ्टर दिस यू जॉइन ज़ूमकार? ओके। तो ज़ूमकार बेसिकली बहुत ही अर्ली स्टेज था, दे हैव रेज्ड 200K USDs, एक लोकेशन 7 गाड़ियों पे, उनकी कहानी थी वहां पे। बट जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरे को रियल में पेन पॉइंट्स लगा था, मतलब लास्ट माइल कनेक्टिविटी मेरे से हो नहीं पा रही थी यहाँ बैंगलोर में। उस टाइम पे ओला भी इन्फेंसी में थे। दिस इज अ वेरी यंग, वेरी न्यू। ओला ने भी 3 मिनट उठाए थे उस टाइम पे, आई थिंक ओला से भी मिला था मैं, मतलब बात करी थी। और क्या था कि उससे मेरू चलते थे, फोन करके उनको बताओ कि यहाँ पे कहीं आना है, तो वो आते थे, लोकेशन का पिन होता नहीं था। Plus it was very expensive as well. तो करते रहे, फिर अल्टीमेटली मल्टीपल कॉन्वर्सेशन हुई मल्टीपल लोगों से, फिर आई डिसाइडेड कि ठीक है यार, मतलब ये धंधा ठीक सा लग रहा है। और इंटरेस्टिंग एक और चीज थी, उसी साल में इसका जूम का जो यूएस वर्जन था जिपकार, वो एक्वायर हुआ था। एविस ने एक्वायर किया था $500 million में उसको, तो काफी बड़ी एग्जिट थी वो। मैंने कहा यार देखते हैं, लेट्स सी क्या है। अब यूएस इज डिफरेंट मार्केट, आवर्स इज डिफरेंट मार्केट, बट आई थॉट कि एक लास्ट माइल और यंग प्रोफेशनल्स के लिए इट इज ए रिक्वायर्ड सर्विस, दे नीडेड, क्योंकि एसेट सारे ले नहीं सकते, बट एसेट की रिक्वायरमेंट है। तो आई ज्वाइन एज ए सीटीओ, तो मैं 4th एम्प्लॉय था आई थिंक उस कंपनी में, और फिर वहां से सारा प्लेटफॉर्म बनाया ग्राउंड अप। तो फर्स्ट 6 मंथ तो मैं ही था। अच्छा। तो उस टाइम पे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे थे वो लोग, पूरा प्लेटफॉर्म इन हाउस लेके आया। ओके। तब क्योंकि एप्स नहीं होते थे, तो अगेन वेब प्लेटफॉर्म ही है, बट उसमें सब कुछ ऑनलाइन ही होता था। मतलब यू अपलोड योर लाइसेंस, भी उसको हम वेट करेंगे, अप्रूव करेंगे, एंड देन आप पेमेंट सब वहां पे करनी है। हमारा एक कॉम्पिटिटर होता था माइल्स करके, कार्स ऑन रेंट का। उसके साथ ये था कि आप ले सकते थे गाड़ी, लेकिन आपको एक तो क्रेडिट कार्ड चाहिए होता था, और दूसरा यू नीड ऑथराइजेशन डालते थे वो 30,000 रुपए का उसमें। तो बहुत सारे हमारे टीजी जो है नहीं कर पाता था। हमारा टीजी था यंग क्राउड बेसिकली। तो वहां पे हमने उसको थोड़ा सा, आई थिंक पॉलिसी की वजह से इट बिकेम अ हिट। प्लस आई थिंक क्रेडिट कार्ड वाज नॉट दैट कॉमन बैक देन एज वेल। हाँ, इतने कॉमन नहीं थे, तो हमने कहा कि कैसे भी कर लो, आपको 5,000 रुपए का सिक्योरिटी डिपॉजिट डालना है, राइट, वो वापस चला जाएगा आपको, जैसे भी करना है। तो हमने वहां से स्टार्ट किया। गाड़ियां, क्योंकि नई सर्विस सारी गाड़ियां नहीं मिल रही हैं आपको, कंडीशन में कोई वो है नहीं, इश्यूज, पूरा सिस्टम जो है वो एकदम ऑनलाइन परफेक्ट काम करता था। तो वहां से हमें ट्रैक्शन आनी शुरू हुई, और हमारा ये हो गया था कि हमारी सप्लाई इज ऑलवेज लोअर देन द डिमांड, तो हम डिमांड से पीछे ही थे। तो जितने भी नई गाड़ी डालते थे वो 1 हफ्ते में सैचुरेशन पे चली जाती थी, तो कभी भी वो डिमांड जनरेशन की प्रॉब्लम ही नहीं हुई। वर्ड ऑफ माउथ वगैरह से काफी सॉलिड चल रहा था वो धंधा। तो फिर उसके बाद थोड़ा टीम बनानी शुरू करी, और 1 साल जब मैं आया उसके 1.25 साल के बाद हमारा सीरीज ए हुआ, जिसमें सिक्वोया आया। आई थिंक $7 million वी हैव रेज्ड,
फिर वहां से एकदम हॉकी स्टिक, वो बेसिकली इन्फ्लेक्शन। तो मेरे पास आई थिंक 8-10 लोगों की टीम थी, तो पूरा फोकस चेंज हो गया कि टीम को स्केल करना है। तो वहां से अगले 10 महीने में मैं अपनी टीम को 55 लोगों तक लेके गया, और मेरा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हायरिंग पे था। So tell me one thing, fast forward to Ionic Wealth, right? Do you think your journey would have been similar had you not started Coach Guru? नहीं, तो मैं तो कहीं और होता ना, शायद हो सकता है एनवीडिया में होता, उसके स्टॉक्स अच्छे खासे बढ़ चुके होते जैसे अभी होते, तो मेरी लाइफ कुछ और होती। So you are happy with, you have any regrets with what you did? नहीं, आई थिंक बहुत ही बढ़िया रही ओवरऑल। जो भी मतलब सेरेंडिपिटियस है, मेरी पूरी लाइफ एक्चुअली सेरेंडिपिटियस ही है। मैं लोगों से मिला हूँ, आगे बढ़ी हैं चीजें। Nice. अब जितने भी मेरे एक्चुअली हॉप्स भी रहे हैं, जॉब्स भी चेंज हुई है, इट्स ऑलवेज लाइक दैट। आप सोचो यार, 2012 के अंदर 2 अंग्रेज आके इंडिया में स्टार्टअप कर रहे हैं, कितने लोग ज्वाइन करेंगे? सही बात है। आई एंडेड अप डूइंग दैट। फिर वहां पे 2-2.5 साल निकाला, स्केल किया, पूरा धंधा स्केल होके ऑलमोस्ट 100 मिलियन की वैल्यूएशन पे गया। मेरी टीम 50 लोगों की टीम बनी। फिर कुछ और कीड़ा आया कि कुछ और करते हैं, तो वहां से मैं एक्चुअली जब जूम कार ज्वाइन करने वाला था, तो उस टाइम पे मैं टी बॉक्स के फाउंडर से भी इन टच में था। उसके बाद आपने वहां पे ज्वाइन करा टी अब मेरे को बेसिकली कुछ स्पाइसेस में करना था। तो स्पाइसेस एंड टीज ना इंटीग्रेटेडली लिंक्ड है इंडिया में। सप्लाई एक ही जगह से होती है, और फिर उनका पूरा सप्लाई चेन। तो मैंने कहा यार कोई पूछते हैं कि कैसे है। आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम, एंड देन फिर उसने कहा कि यार तू यहीं आ जा, स्पाइसेस में देख लेंगे आगे। ठीक है, क्योंकि मेरा देखो सिंपल सा है, मैं टेक्नोलॉजी से नहीं आया, मैंने टेक्नोलॉजी करी है धंधे की वजह से। तो मेरे लिए हमेशा धंधा पहले आता है। पहले मैं बिजनेस समझ लेता हूँ कि अच्छा अगर मेरे को बिजनेस समझ में आ रहा है तो मैं टेक्नोलॉजी तो बना ही लूंगा। टेक शुड बी कॉम्प्लीमेंटिंग फॉर बिजनेस, मतलब इन सम केसेस, कुछ केसेस में टेक्नोलॉजी इज द बिजनेस। हाँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में मुझे नहीं लगता है कि इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस आर धंधा बेस्ड, नॉट टेक बेस्ड। टेक इज मोस्टली एन एनेबलर, नॉट अ ड्राइवर। करेक्ट, राइट। अच्छा, एक चीज और आप बताओ मुझे। सो इतना आपने हसल करा है, राइट? There is a lot of debate going around 70, 80, 100 hours work week. So do you think how many hours you used to put in overall career में? वैसे what is your typical week like? आप कितने घंटे काम करते हो? यार मेरे को तो लगता है कि वो घंटे की डिबेट ना बड़ी रैंडम, क्योंकि अगर आप 70 घंटे अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो तो क्या उसका आउटकम क्या है? बेसिकली घंटे विदाउट प्रोडक्टिविटी डिबेट इज नॉट अ डिबेट। आप ये कहो कि मेरे को आउटकम ड्रिवन होना है, मेरे को। बट समटाइम्स वो आउटकम्स को हम इतना ज्यादा एम्बिशियस कर देते हैं कि यू हैव टू पुट इन दोज मेनी आवर्स। डिपेंड करता है, हाँ, तो वहां पे रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। सो आई थिंक मेरा तो स्टाइल वही है काम करने का कि यार तुम देखो हमें यहाँ तक पहुंचना है, मैं पाथ नहीं बता रहा आपको, पाथ आप मेरे को बताओ। मतलब आउटकम इन द सेंस कि मेरे को ये प्रोडक्ट चाहिए इससे, बट मैं टाइमलाइन डिफाइन नहीं कर रहा आपके लिए। But tell me one thing, कितनी बार ये होगा, let's say अभी आपकी टीम में you hired someone, right? You have set up some KRAs, some OKRs for this guy or girl, और according to you, this is pretty much reasonable, हो जाना चाहिए जो आपने दिया है। It should be done in a very, without putting in too much effort, without burning the midnight oil, वो achievable है। But the other person thinks कि यार ये जो बोल रहा है भाई, इसके लिए तो मेरी बैंड बच जाएगी, मेरा वर्क लाइफ बैलेंस हिल जाएगा, मेरे को वीकेंड करना पड़ेगा। तो ये जब मिसमैच होता है फ्रॉम व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग वर्सेस द अदर पर्सन, जो उसे लग रहा है कि व्हाट देयर पर्सपेक्टिव ऑफ दैट इज, सो हाउ डू यू मैनेज दैट? तो मैं तो ट्रस्ट करता हूँ बंदे पे। आई हैव माय, मतलब टिल समथिंग हैपन कि वो ट्रस्ट डेफिसिट हो जाए, तो आई विल गो कि यार ठीक है, मतलब यू आर द ओनर ऑफ दिस, यू डिफाइन कि तुझे कैसे करना है। मैं वहां पे पिचिंग करूंगा जहां पे मुझे लग रहा होगा कि यार कुछ रैंडम ही हो रहा है, मतलब लाइक कुछ चॉइसेस ऐसे कर दिए आपने जो जिसका इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा होने वाला है, तो आई विल कम एंड इंटरवेन देयर कि ये चॉइसेस जो है ठीक नहीं है। और टाइमलाइंस में भी मैं आई विल कम कि अभी तो जो टाइमलाइन दे रहा है मेरे हिसाब से वो बिल्कुल इलॉजिकल लग रही है बोथ साइड पे भी। एक्चुअली मेरे को ना प्रॉब्लम इससे नहीं है कि लोग बोले कि 4 हफ्ते लगने हैं 2 हफ्ते के काम में, मुझे प्रॉब्लम हो जाती है कि लोग ये बोलते हैं कि 1 हफ्ते में हो जाएगा। वहां पे मेरे सारे अलर्ट्स हाई हो जाते हैं क्योंकि पॉसिबल नहीं है, तो डेफिनेटली तेरे को ज्यादा काम करना पड़ेगा कहते, और बाकी लोगों को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और देयर इज ए वेरी हाई चांस कि डेडलाइन मिस होगी। मुझे लगता है कि डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आई थिंक इंजीनियर से बहुत कॉमन होता है, दे अंडर एस्टिमेट एंड देन हाँ, अपना काम ही वही है ना, अपना कोई और काम नहीं है। मतलब हमारा तो ये कि वो एस्टिमेट लेके आएगा,
मैं उसके ऊपर जितनी बफरिंग मेरे को समझ में आती है लगाऊंगा, और फिर उसके आगे फिर एक टाइमलाइन दूंगा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको, क्योंकि मुझे पता है कि वो एग्रेसिव है, मैं भी एग्रेसिव हूँ। अगर आप मुझसे टाइमलाइन मांगोगे मेरे काम के हिसाब से, तो मेरा तो अब थंब रूल ये लग गया है कि मैं जो टाइमलाइन लेके आ रहा हूँ उसको 3 गुना कर दो। उसका एक रीजन भी है कि आप मानते हो कि 100% यूटिलाइजेशन के हिसाब से मैं बनाऊंगा, वो हो ही नहीं सकता। एनी सिस्टम जो अननोन्स, हाँ सर 70% से ऊपर की मतलब एफिशिएंसी के ऊपर आप जो भी डाल रहे हो ना, वो फिर आपकी किस्मत है कि मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ आएगा, कुछ ना कुछ डिप्रायोरिटाइज होगा, और कुछ ना कुछ नॉट फ्रॉम ए सेंस ऑफ प्रोफेशनल, पर्सनल भी आ सकता है। राइट, आप एंटिसिपेट ही नहीं कर सकते ना। तो आप बफरिंग रखो 20 से 30% की, तो वहां पे एक तो वही हो गया कि 1/3 का तो वैसे ही बफर आ गया। और दूसरा मुझे लगता है कि यार वो आप इतने अग्रेसिव हो तो आपने एक्चुअली तो गोची वहां पे भी डाल रखी है। तो मेरा तो सिंपल सा मैथ है कि भैया अगर तुम्हें लग रहा है कि 1 हफ्ता हो रहा है, 3 हफ्ते करो, डिलीवर कर दो 2.5 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, आई एम ओके विद इट, एवरीवन इज ओके विद इट, क्योंकि आप एक प्लेजेंट सरप्राइज दे रहे हो। राइट। बट क्या होता है ना कि मेरे ख्याल से ना लोगों को टाइमलाइन से इतना इश्यू नहीं होता अनलेस वो कुछ स्पेसिफिक चीजें टाइड अप हो। लोगों को ये होता है कि टाइमलाइन मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सीक्वेंसिंग कर रखी है। Once you have committed to something, you should stick to it. हाँ, क्योंकि सीक्वेंसिंग हो रखी है, तुम्हारी डिपेंडेंसी से 4 और डिपेंडेंसी क्रिएट हो रखी हैं। Why do you think engineers हमेशा चीजों को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं? कॉन्फिडेंस होता है, कर लेंगे, आई थिंक वही है। But why don't they learn from, वो बार बार जब जो टाइमलाइन दिया है, that they're defaulting on that timeline again and again, why don't they learn from it? बहुत मुश्किल हो जाता है एक्चुअली, क्योंकि आप कुछ स्मार्ट लोग होते हैं, वो अपनी मसल मेमोरी में बिल्ड इन कर लेते हैं वो कि यार मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ, क्योंकि इट इज हैपनिंग। जैसे जस्ट टू गिव, मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, मेरे को सारे धंधे अच्छे लगते हैं। मेरे को आप कोई भी आइडिया लेके आओगे ना, मुझे एक्साइट करता है वो आइडिया। शुरू में मेरे को समझ नहीं आता था कि मैं कैसे वैलिडेट करूँ आइडिया को, तो मैं कूद जाता था उसके अंदर, चाहे उसकी मार्केट छोटी है बड़ी है। देन आई रियलाइज कि यार दिस इज नॉट वर्किंग आउट फॉर मी। राइट। तो मैंने एक अपना वो लगा दिया, एक फिल्टर लगा दिया कि किसी और को वैलिडेट करने दो, लेट समवन बिग कम एंड बैक द बिजनेस एंड देन आई विल कम ऑन बोर्ड इट। तो अब नाउ दिस इज वर्किंग फाइन फॉर मी। किसी और ने अगर उसको वैल्यूएट कर रखा है, पैसे लगा रखे हैं कुछ एक स्पेसिफिक अमाउंट, तो फिर आई विल गो डीपर इनटू इट। तो ऐसे ह्यूरिस्टिक्स बनाने पड़ते हैं आपको। जैसे मैंने अपना ह्यूरिस्टिक बनाया है 3x का, यू कैन हैव ए ह्यूरिस्टिक किया, ठीक है, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्न, और वो आपको टाइम कीपिंग से ही पता लगेगा। जैसे फाइनेंशियल में भी होता है ना, अगर आप फाइनेंशियल नहीं ट्रैक कर रहे हो तो फाइनेंस का भी सॉर्ट ही नहीं होंगे। राइट। सिमिलरली अगर आप अपने टाइमिंग को ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आपका रिलेशन ही नहीं आएगा, कि आपका पीएम बोलता रहेगा कि यार तूने मिस कर दिया, पर आपको तो लग रहा होगा आपने टाइम पे देखा, आपने टाइम कीपिंग नहीं करी। तो टाइम कीपिंग करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार मैंने इसके अंदर इतना दिया था। आप ये मत कहो, डोंट ट्राई टू क्रिएट ए नैरेटिव कि मैं अपना एस्टिमेट ठीक कर लूंगा। आई थिंक वो नहीं हो सकता, क्योंकि आप वायर्ड ही नहीं हो। आप वायर्ड जिस तरह से उसी तरह से एस्टिमेट दे रहे हो, उस पर बफरिंग लगाना शुरू कर दो आप, एंड देन यू फाइंड राइट बफरिंग जो आपको एक्चुअली में कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है। ओके। एंड व्हाट अबाउट दिस? सो बहुत बार क्या होता है कि लॉट ऑफ पीपल, सो लाइक यू सेड कि अपनी it's in your muscle memory, you can't fix that, right? But there has to be, eventually people need to learn that as well, right? हाँ, ओवर पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है वो। मतलब देखो, सब लोग अलग होते हैं, तो आई कांट कमेंट। अब आई थिंक आई वुड से कि जो बेटर रिसोर्स बनते हैं वो वही होते हैं जो अपनी पास्ट मिस्टेक्स को सीख के कुछ बेटर कर पाते हैं। राइट। सो पहले तो एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। अब मेरे को पता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, तो मैं अपनी वीकनेस को ऑगमेंट करता हूँ, स्ट्रेंथ पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करता। सो और ये भी है कि वीकनेस को मैं खुद से, अब 2 रास्ते हैं ना आपके वीकनेस को ऑगमेंट करने के लिए। जैसे एक रिसोर्स है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिसको पता है कि स्ट्रगल विद टाइमलाइन, राइट, तो फिर वो जाके कन्वर्सेशन कर सकता है अपने मैनेजर के साथ कि यार आई एम स्ट्रगलिंग हियर, हाउ डू आई गेट बेटर ऑन दिस। पीपल डू नॉट एक्नॉलेज। हाँ, एक्नॉलेजमेंट ही नहीं है ना। और एक्चुअली जब उल्टा आता है ना तो फिर डिफेंसिव हो जाते हैं। हाँ, मैनेजर बोलेगा कि यार तेरी टाइमलाइन हमेशा मिस होती है, तो फिर बहाने देने लग जाएगा। राइट। सो दैट्स हाउ इट इज। आई थिंक डिफेंसिव होना तो कोई पॉइंट ही नहीं है। यू शुड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू व्हाटएवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। और अगर आपको लग रहा है कि आप डिफेंसिव हो रहे हो तो उसका मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि आप डिफेंसिव हो रहे हो एंड यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट। Tell me one more thing. So there are a lot of people who are very clear that they are driven by money.
उन्हें जहां पैसा अच्छा मिलेगा उस काम के लिए वो पैशनेट हो जाएंगे, डजेंट मैटर क्या काम है क्या नहीं काम है। कुछ लोग होते हैं कि पैसा कम होगा, मुझे लगता है कि बट फिर भी इफ द वर्क इज गुड दे आर ओके विद दैट, थोड़ा बहुत पैसा आगे पीछे है, तो दे आर ओके विद दैट। जो कंपनीज चाहती हैं, कंपनीज वांट ऑलवेज वांट टू हायर पीपल हु आर पैशनेट अबाउट देयर विजन, मिशन एंड व्हाट द कंपनी इज डूइंग, राइट। बट एंड ऑफ द डे जो कंपनी, वो भी इट्स अ कैपिटलिस्ट वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, दे आर ऑल्सो ड्रिवन बाय मनी, क्या रेवेन्यू हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन्वेस्टर्स इज ऑल्सो ड्रिवन बाय दैट। सो व्हाई इज दैट डबल स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड नहीं है, आई थिंक अगेन वो वायरिंग डिफरेंट है ना। तो कंपनी इन एन आइडियल केस सिनेरियो कंपनी वांट समवन हु हैज अ विजन एंड हु इज पैशनेट अबाउट देयर वर्क, बट ऐसे लोग कितने हैं? बहुत कम है ना। तो अल्टीमेटली वो कम लोग, अब सब लोगों को चाहिए तो वही, तो आप एक दो लोग हायर कर लेते हो, देन आपको विजनरी मिल गया। अब नाउ यू व्हाट यू बी चिकेस के अराउंड और सपोर्ट कास्ट ले आते हैं, ठीक है, आपका एक हीरो तो आ गया मेन, उसके अराउंड सपोर्ट कास्ट तो चाहिए ना, मतलब फुट सोल्जर चाहिए, लेट्स से कि जनरल आ गया, फुट सोल्जर चाहिए, तो फुट सोल्जर्स है ना भाई, उसको तो गोली खानी है। तो जिसको गोली खानी है उसका तो एक ही क्राइटेरिया है कि खानी तो गोली है, तो जो पैसे ज्यादा दे देगा उसके पास चला जाऊंगा। और मेरा तो पॉइंट मेरा सिंपल सा है कि यार अगर आप पैशनेट हो किसी चीज में, तो अल्टीमेटली तो मतलब जैसे बाहर का जो जैसे वेस्ट डिफरेंट तरीके से काम करता है। वेस्ट में लोग पैशनेट होते हैं और फिर अपने पैशन पे डबल डाउन करते चले जाते हैं और अल्टीमेटली मनी आ जाता है। करेक्ट, राइट। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास उतनी सिक्योरिटी नहीं है। मतलब लेट्स से कि मेरे को आर्ट्स में अगर पैशन है, तो आर्ट्स में अगर मैं पैशन करना चाहता हूँ तो हमारे यहाँ आरओआई नहीं है उसका। करेक्ट। आरओआई तो सीएस में ही आ रहा है। अब सारे लोग जिसको पैशन है नहीं है, ही इज गोइंग टू सीएस, क्योंकि उसको पता है कि यार मेरे को लैडर चढ़नी है तो सीएस करना है। करेक्ट, राइट। सो वही बात है ना, अगर आपको अगर रोटी के वांदे हैं तो भाई फिर नथिंग, तो पैशन काम नहीं करता। मतलब पहले तो आप अपना सॉर्ट करोगे कि कहाँ से मेरी लाइफ जो है एक कंफर्टेबल लाइफ बने, उसके बाद पैशन का सोचता रहूंगा। बट एक्चुअली होता क्या है कि वंस यू मूव इन दैट डायरेक्शन, तो पैशन तो चला जाता साइड में, फिर आप पैशन को ला नहीं सकते क्योंकि आपको इसकी आदत पड़ गई है। राइट। ये जो दिस बिकम्स योर पैशन देन। हाँ, मतलब बेसिकली दिस इज द ओपियम फॉर यू ना। मतलब आपको आप उस लाइफस्टाइल में, लेकिन पैशन पे जाना है तो लाइफस्टाइल को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे आप? You don't want to compromise as well. Plus, Acha, do you think is it fair for the leadership and founders to expect someone new coming in to have a similar level of drive and passion for the business they are doing, or do you think it's the job of the leadership to kind of inculcate that passion into the person they are hiring? या देखो, मतलब लोग बोलते हैं, बट मुझे लगता है कि एक फाउंडर होता है और एक एम्प्लॉय होता है। What do you look for when you hire? मेरे को तो ये है कि यार ये बंदा एंट्रोपी में काम कर सकता है नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ। तो पैशन है या नहीं है, पैशन इज ए बून फॉर मी, अगर है तो है, पर क्योंकि मेरे को तो इतने भसड़ में काम करवाना है, आई डोंट वांट कि वो सोफिस्टिकेशन वाले सिनेरियोज में काम कर रहा है, स्पेसिफिकली फॉर माय केस। मेरे को एंट्रोपी है, मैं सारे सवाल भी एंट्रोपी के अराउंड होता है। आई विल गिव देम सिनेरियोज कि ऐसे में कैसे काम करोगे। कुछ क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, टेक्निकल क्वेश्चन है, बट अब बोलूंगा तो फिर सबको पता लग जाएगा। तो तो बेसिकली ऐसे किसी ने मेरे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया था, ओपन एंडेड क्वेश्चन था प्रोडक्ट का, कभी मैंने इंटरव्यू लिया था। नाउ आई यूज इट, अब तो लेता नहीं प्रोडक्ट के इंटरव्यू, बट कभी अगर करूँ तो सिंपल सा एक क्वेश्चन होता था कि आपकी सिटी है, उसमें ओलंपिक होस्ट करने हैं, कैसे करोगे? इट्स ए वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, राइट। अब इसके अंदर आप क्या सवाल पूछोगे, क्या जवाब आएंगे, उससे क्या सोल्यूशनिंग होगी, दैट विल डिफाइन कि आपकी अप्रोच क्या है। तो ऐसे कोई ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ के बेसिकली नाउ आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बंदे का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे अप्रोच करता है, कैसे वो टीम को अप्रोच करता है, कैसे खुद को अप्रोच करता है। क्योंकि आई ऑल्सो वांट टू सी ना कि आई डोंट वांट ए रॉक स्टार जो सिर्फ एक आई वाले माइंडसेट से आ रहा है, तो भाई वो तो टीम की मतलब धज्जियां उड़ जाएंगी उसके अंदर। रॉक स्टार आया है लेकिन वो वी के साथ आए, मेरे को काम करना है, मेरे को बाकी लोगों के साथ मिलकर काम करना है। सो दैट्स व्हाट प्राइमरी कंसर्न फॉर मी इज। और ना मतलब वो पैशन सेम चीज का होना मुझे लगता है इज एडेड एडवांटेज। राइट। बाकी आपको क्या करना चाहिए, आपको अपना कल्चर ऐसा करना चाहिए कि लोगों को काम करने में मजा आए, क्योंकि अगर लोगों को काम करने में मजा आएगा तो दे विल देन गेट हुक टू दैट, फिर वो पैशन आ जाता है। राइट।
उल्टा और भी बुरा है, पैशनेट बंदे को हायर कर लिया और कल्चर ठीक नहीं है तो भाई फट जाएगा एकदम, क्योंकि वो तो पैशन से काम कर रहा है, बाकी लोग तो मतलब चिल मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी तरह से काम कर रहे हैं, इट्स नॉट अलाइंग टू द पैशन. सो एज ए लीडर माय जॉब इज कि मैं उसको एक ऐसा कल्चर दूं जहां पे वो ओनरशिप के साथ काम कर सके, एक रिस्पेक्टफुल वे में जो है लोग काम करें और आउटकम पे उनको प्राउड होना चाहिए. तो ये कल्चर अगर मैंने सेट कर दिया तो पैशन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उसको ओनरशिप मिल रही है और आई मेक श्योर कि ओनरशिप मिले. ऐसा नहीं है, ज्वाइंट ओनरशिप नहीं देता मैं किसी को, भाई तू ओनर है, ब्लैक एंड व्हाइट, या तो ब्लैक एंड व्हाइट है एकदम एकदम. तेरे साथ अगर कोई काम भी कर रहा है ना तो तेरी ओनरशिप भी है और उसकी भी है, लेकिन तुम दोनों की डिफाइंड है, मतलब कि राइट टू द प्रोडक्ट मैनेजर, कि यार ऐसा नहीं आएगा तू मेरे पास कि कल प्रोडक्ट मैनेजर बोल रहा है कि यार टेक की ना 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 ना, ज्वाइंट ओनरशिप है. तुम पॉड में शायद साथ में बैठ के उसके साथ यू बैठ के फेल काम करो. टुगेदर और यू विन टुगेदर. हाँ, मैं वो तो है ही नहीं, मतलब मेरे साथ तो ये है कि अभी जैसे मेरा स्क्रम वगैरह आज की डेट में प्रोडक्ट मैनेजर चला रहे हैं. ओके. मेरे को कोई ईगो इशू नहीं है, मेरे को बस यही है कि ये मत आना कहने की टेक वाले की वजह से नहीं हुआ या ये प्रोडक्ट वाले की वजह से नहीं हुआ. यू हैव टू कम एंड से कि यार हमारा फेलियर है, दिस इज व्हाई इट हैज फेल्ड और दिस इज व्हाई, मतलब ज्वाइंट हम उसको सेलिब्रेट भी करेंगे और ज्वाइंट विल टेक ओनरशिप कि यार कुछ नहीं हुआ तो कैसे नहीं हुआ. There is a lot of, when you mentioned about product, so there is a lot of friction typically between tech and product across almost everywhere. वो क्यों होता है? यार फ्रिक्शन तभी होगा ना जब वो फाइल पास कर रहे हो, अगर आप मतलब कि मैंने इसको दिया, इसने नहीं किया, या इसने गाली दी, इस रिक्वायरमेंट नहीं आई, तो मैंने तो खत्म कर दिया है वो. तो मैं तो कहता हूँ प्रोडक्ट तुम जैसे मुझे चला लो, मेरे को चलानी है स्प्रिंट मैं चला लूंगा, तुम्हें चलानी तुम्हें चला लो, नहीं करनी नहीं करो, लेकिन पॉड में तुम हो. ये मैं नहीं कर सकता कि डिस्कनेक्ट की भाई रिक्वायरमेंट दी थी मैंने, उसको समझ में नहीं आई, उसने कुछ और बना दिया. ये वो है ना, हाथी को 5 लोगों ने पकड़ा, अलग अलग जगह से अलग अलग डेफिनेशन कर दी, वो नहीं चाहिए. आपको हाथी खुद ही डिफाइन करना है उसकी. तो मेरे यहाँ पे एक्चुअली होती नहीं प्रोडक्ट. ओके. सो आई डोंट डिमार्केट प्रोडक्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग. होता फंक्शन अलग है, लेकिन ज्वाइंट ओनरशिप के साथ ही बनाई जाती है सब चीजें. सो वहां पे मतलब तो हो गया कितने सॉफ्टवेयर में ही 17 साल हो गए हैं ओवरऑल. राइट. तो कभी भी ये इशू हुआ नहीं. व्हाट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ फॉर इंजीनियर्स जो आपकी टीम में, नॉट समवन दैट यू आर हायरिंग, आपने ऑलरेडी हायर कर दिया है, दे आर वर्किंग इन योर टीम, व्हाट टिपिकली पिसेस यू ऑफ, व्हाट उनकी क्या एक्टिविटी? जब वो बेसिकली इफ दे स्टार्ट शोइंग ऑफ, अच्छा, तो मुझे लगता है कि यार तो फिर गलत टेंजेंट पे चला गया. मतलब एक होता है तरीका बेसिकली आपको बताना, मतलब आई थिंक वो एक चीज होती है जो जिसके लिए मेरे को ग्रूम करना पड़ता है लोगों को, कि यार शो ऑफ मत करो, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दो. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू. कि आप आके बोलो ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा, मतलब मेरा काम क्या है अदरवाइज गलियाना ही है फिर. सही बात. यार ये कैसे कर दिया आपने. यू हैव टू गिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक कि यार देख ऐसे नहीं, ऐसे कर सकते थे इसको. या फिर मैं साइड में ले जाता हूँ फिर लोगों को, यार देख मेरे को आई एम नॉट हैप्पी विद दिस, कि जिस तरह से करा है इसको शायद इस तरह से बेटर कर सकते थे. आई विल स्टिल आस्क यू टू यू गो बैक एंड कम बैक विद अ सॉल्यूशन टू मी, क्योंकि हो सकता है इससे भी बेटर सॉल्यूशन हो. तो मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है. मैं तो एंटर ही हर मीटिंग में ये करता हूँ कि यार मेरे को नहीं आता, तो वहां से क्या कर सकते हैं. आई ट्रस्ट माई टीम कि यार दे विल कम अप विद अ गुड सॉल्यूशन जो मेरे सॉल्यूशन से बेटर होगा. अभी जैसे कि यू लेट्स से यू जॉइन Zoom, वहां पे आप CTO बने थे, तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव हायर्ड पीपल हु आर मोर सीनियर देन यू. मैं कभी करा नहीं, बट आई ट्राइड एक्चुअली, वहां पे किया भी था 1-2 बार. तो वहां पे कभी ऐसा होता है सम काइंड ऑफ ईगो इश्यूज कि यार ये मेरे को क्या बता रहा है? नहीं, मैं बताता ही नहीं हूं ना एक्चुअली एज सच. मैंने आपको बोला ना, मैं आई वेंट इनटू अ डोमेन. स्टिल नॉट बताना, आई माइट नॉट बी द राइट वर्ड, स्टिल इफ यू आर काइंड ऑफ दे आर रिपोर्टिंग टू यू, सो सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली भी बहुत बार वो ईगो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फॉर द अदर पर्सन हु इज रिपोर्टिंग टू यू. तो वो कभी दिखता है, एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट? जनरली वो स्क्रीनिंग में निकल जाता है. अच्छा. तो मतलब वो बेसिकली प्रोसेस ही ऐसा बनाया हुआ है, अगेन वो टीम प्लेयर के ऊपर इतना फोकस इसलिए है ना. तो जहां पे वो आई वाला प्लेयर आ जाएगा ना, तो वैसे ही फट जाना है. वो इधर वे तो सीनियर है या नहीं है वो ब्रेक हो जाता है. जैसे मैंने मोस्टली अपनी लाइफ में आई रिपोर्टेड टू पीपल हु आर यंगर देन मी. ओके. जैसे ग्रेग भी मुझसे 1-2 साल छोटा ही होगा, कौशल भी,
1-2 साल छोटा ही था आई थिंक. तो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट. इट वाज नेवर, हालांकि वो फाउंडर्स थे, इट्स अ डिफरेंट इक्वेशन. राइट या. बट आई थिंक वो रिस्पेक्ट है तो फिर वो काम चल जाता है. कभी मैं वैसे आई एम नॉट, कभी भी डेरोगेटरी होता नहीं हूँ. तो जो कॉलेज का सेटअप था, कॉलेज में थे जो बुलीज थे, बट अभी तो बेसिकली इज मोस्टली अबाउट कि यार साथ में कैसे काम करना है. लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट. लुक एट अ बिगर पिक्चर. हाँ मतलब भाई मेरे तो वही है ना. देखो मेरा तो पे ऑफ जो है वो इक्विटी में है. तो अगर ये बड़ा नहीं है तो मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर. दैट हैज बीन द केस फॉर मी. सो मैं फिर वो साइड में रख देता हूँ कि मेरी ईगो और वो इट डजंट मैटर. अगर ये कंपनी आगे बढ़ रही है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अल्टीमेटली मेरा जो एक लॉन्ग शॉट है वो वही है. सो आई फोकस ऑन आउटकम्स कि यार ये कैसे इस पे अचीव करना है. यू कैन टेल मी कि ये सही है गलत है. कई बार होता है, मतलब अभी जैसे मेरी टीम में है, मतलब 5-6 साल के एक्सपीरियंस के लोग आके बोल देंगे कि आपकी अप्रोच गलत है. ना ओके विद इट. ठीक है यार, मतलब इट मेक सेंस कि जो तू बोल रहा है, लेट्स ट्राई दिस आउट. राइट. सो वो है नहीं. मेरे को लगता है कि अगर फोकस ये है कि हमें आगे साथ में बढ़ के कुछ अचीव करना है, एक आउटकम पे लेके आना है, देन चीज अलाइन हो जाती है. How about bad hires? What's your percentage of bad hires and how do you overcome that? तो आई डोंट थिंक कि शुरू में थे, क्योंकि उस टाइम अकल नहीं थी कैसे हायर करना है. खोजगुरु में करा नहीं, ऑलमोस्ट 2-3 लोग हायर करे. दैट्स नॉट अ डेटा सेट. जब जूम को स्केल करना था ना, तो शुरू में हुए थे कुछ बैड हायर्स, प्राइमरली एटीट्यूड के अराउंड. फिर मैंने रियलाइज किया कि सिस्टम मेरा हायरिंग का काम नहीं कर रहा. देन आई फ्लिप्ड इट. मैं हायरिंग इज वेरी डिफरेंट देन एनी अदर हायरिंग. ओके. तो जैसे टिपिकली आप किसी बढ़िया ऑर्ग में जाओगे तो क्या होगा, एचआर बात करेगा, फिर कोई जूनियर इंजीनियर या मिड लेवल इंजीनियर बात करेगा, फिर एक आर्किटेक्ट बात करेगा, फिर सीटीओ बात करेगा. राइट. दिस इज हाउ द हायरिंग प्रोसेस इज. मेरे में फ्लिप्ड है. मैं 2 राउंड शुरू के लेता हूँ, एचआर है ही नहीं. सो आई विल टेक द फर्स्ट 2 राउंड, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा वीटो है तो सबसे एंड में क्यों आ रहा है वो. राइट. या तो मेरा वीटो ना हो. मेरा वीटो है तो मैं पहले वीटो कर देता हूँ, और उसके बाद फिर पीपल कैन स्टिल वीटो, बट उसमें प्रोबेबिलिटी इतनी कम है ना. आई वाज अमेज्ड बाय इट कि मेरे एक्चुअली अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन द लास्ट 10-15 years 90% कन्वर्जन है इस प्रोसेस के थ्रू. Yeah, I also do the same and it has very good outcome. Yeah. It really works like a charm. Right. So मेरे अपने आई ना ब्रूटल इन हायरिंग. मैं हायरिंग चलाता हूँ एकदम असेंबली लाइन की तरह. Okay. तो मेरे जो क्राइटेरिया है वो मैं किसी रिक्रूटर के साथ काम कर रहा हूँ तो दे देता हूँ कि ये है, और टू द नंबर्स वाले क्राइटेरिया. इतना एक्सपीरियंस है तो इतना सीटीसी से कम नहीं होगा तो मत भेजना, अनलेस किसी से रिकमेंडेशन से आया है. आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम. ये वाले कॉलेजेस होंगे, इन्हीं को भेजना. अगेन मतलब हायरिंग इज मोस्टली अबाउट रिजेक्शन, नॉट अबाउट सिलेक्शन. राइट. तो रिजेक्शन पहले ही कर दो. उसमें है आउटलायर्स हैं. यू आर कन्विंस्ड, यू कैन स्टेक योर नेक ऑन इट, तो फिर मैं बात कर लूंगा. या फिर कोई रेफरेंस से आ जाता है तो उनसे बात कर लेते हैं. बट ऐसे अगर बिल्कुल ही ओपन एंडेड चल रही है तो आई हैव वेरी ब्रूटल स्क्रीनिंग प्रोसेस. उसके बाद फिर मैं उनको 2 राउंड लेके जाता हूँ. हाफ एन आवर का स्क्रीनिंग होता है, जिसमें मैं बताता हूँ कंपनी के बारे में, उनसे पूछता हूँ. 10 मिनट का उसमें डीएसए करता हूँ. वहां पे नहीं होते हैं तो ब्रूटली उनको भी बाहर कर देता हूँ, उसी कॉल में बता देता हूँ. तो मेरे पूरे प्रोसेस में एचआर आता ही नहीं है. मैं बताऊंगा कि अच्छा आपका ये हो गया कॉल क्लियर, नेक्स्ट कॉल कब कर सकते हैं, वहीं पे फिक्स कर देता हूँ. जो मेरा अगेन एक 1 आवर का डिस्कशन होता है. उसके बाद फिर अगर वो पास कर लिया तो फिर उनके फर्दर राउंड भी मैं आगे अपने टीम के लोगों से. तो इनिशियली स्क्रीनिंग अगर आप कर रहे हो, डजंट इट टेक टू मच ऑफ योर टाइम और बैंडविड्थ? बट वही करना है ना. मतलब देखो सिंपल सी कहानी है. जैसे मैं अभी आई कैन टेक्निकली कोड, बट क्योंकि मेरे को ऑर्ग बनानी है तो मैं वो नहीं कर रहा. यू डू नॉट कोड एनीमोर अभी इस रोल में नहीं कर रहा. ओके. तो इस रोल में मेरे को था कि मेरे को पूरी ऑर्ग खड़ी करनी है, कि हम बेसिकली जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं. तो आई वाज ब्रूटली गॉन की, और लकीली आई हैव सपोर्ट की कुछ लोग ऑलरेडी थे, गुड पीपल हु आर डूइंग द कोडिंग एंड ऑल. तो आई फोकस्ड ऑन गेटिंग माय एक्स टीममेट्स इन. फिर पूरी हायरिंग करी उसके ऊपर. फिर आर्किटेक्चर लेवल पे इन्वॉल्व होता हूँ, बट प्योर कोडिंग नहीं कर रहा. राइट. गॉट इट. एट सम पॉइंट जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा तब विल गो बैक, चलो यार कोडिंग कर लेते हैं. वो बड़ा मुश्किल है जगल करना ना, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना जगल कर रहे होते हो. जैसे मेरा कैलेंडर है तो इसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इतनी ज्यादा हो रही होती है. सही बात है. कि इमेजिन दैट. उसके अंदर अगर आप कोडिंग जो है ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में काम नहीं करती. उसके लिए आपको 4-5 घंटे चाहिए. यू नीड फोकस टाइम फॉर दैट. और मीटिंग कभी भी आ जाती है तो इट बिकम वेरी ब्रूटल टू. एंड आई एम गुड इन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग. बात करते करते भी कर लेता हूं मैं, लेकिन कुछ चीजों में ना वो फिर आपकी एफिशिएंसी पे
I think that's context Drop switching आया। is one of the very important skill required to be a leader. हाँ, उसके बिना तो बहुत फाइट उसके है। बिना नहीं मतलब अगर आप वो नहीं कर सकते तो मेरे ख्याल से आईसी रोल इज बेटर फॉर यू। Right, right. एंड इसलिए हमारे यहाँ पे थोड़ा स्टिग्मा है आईसी रोल्स का, बट आईसी रोल्स मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो नहीं है ना यार। In big organization, in good tech organizations, still IC role is very respected. But overall, India may, I think managers, the word manager, you are managing people over a team of 10-15 folks, वो अपने आप में ही थोड़ा सा considered more, respected, क्योंकि वैसे ही चलते ही आ रहा है, तो फिर that's अब how. तो मेरी टीम में ईएम नहीं होते हैं। अच्छा, you don't have any EM at all. कोई ईएम नहीं है, सारे ICs हैं. आईसी का टीएल्स होते हैं। Okay. तो टीएल का एक रिक्वायरमेंट है भाई, मतलब यू हैव टू पुश बैक। How big is your team right now? अराउंड अभी है 30 Okay. के अराउंड की है। You mentioned pushback to who? एनीवन, Okay. मतलब मेरे को पुश बैक कर सकते हो। और टीएल की क्वालिटी ये मतलब एक सीनियर इंजीनियर टीएल में डिफरेंस यही है कि ओपिनियटेड होना चाहिए। Right. he should have his own way of things and he should be able to push back in terms of कि यार ये समझ में नहीं आ रहा कैसे ये कर रहे हैं। प्रोडक्ट को भी पुश बैक कर सकता है वो, आईडी डिजाइन को भी कर सकता है, मेरे को भी कर सकता है। सो आई वांट दैट क्वालिटी इन अ टीएल। Right. अदरवाइज फिर तुम सीनियर इंजीनियर हो मेरे लिए, देन यू आर नॉट अ टीएल। तो कुछ लोगों को मैं ग्रूम कर रहा हूँ डायरेक्शन में भी, जो मेरे को लगता है कि ठीक है, एक्सपीरियंस इज डिफरेंट। 8 साल का एक्सपीरियंस इज नॉट नेसेसरली मींस यू आर अ टीएल। दे वांट टू बी टीएल, तो मैं कहता हूँ टीएल बनना I है। think it's the attitude, it's the personality. हाँ. वो not everybody can be groomed as well. राइट। कुछ लोग में वो होती है बात, वो होते हैं या नहीं होते हैं. It's not possible to groom them either. हाँ, बट उसकी अगर एस्पिरेशन है तो आई हैव टू एटलीस्ट गिव हिम अ पाथ एंड Correct. लेट हिम फेल इन Give दैट। an opportunity कि यार ठीक है, you try this, fail हो गए तो हो गए. अब फेल हो गया तो मैं तो पनिश नहीं कर रहा। हाँ, right. आई एम जस्ट मेकिंग यू रियलाइज कि यू आर नॉट कट ऑफ फॉर दैट एंड नॉट एवरीवन इज बिल्ड फॉर दैट दोस काइंड ऑफ थिंग्स। तो जब मैं अपना कैरियर बना रहा था, मुझे तो ना पता था कि यार मैं एक सीटीओ बन जाऊंगा या फिर आई विल बिकम मैनेजर। मैं तो कोडिंग से स्ट्रगल कर रहा था उस टाइम कि भाई कोडिंग ही हो जाए हमसे, राइट? क्योंकि कभी करी नहीं। आईआईटी में 2 या 3 कंप्यूटर कोर्स करे हैं और मतलब उनमें से कितनी कोडिंग कर लोगे आप उसके अंदर। सही बात है। तो हमारा तो स्ट्रगल ही अलग है। वी आर जस्ट ट्राइंग टू कमीट किया। मैं एज ए कोडर आई शुड बी हायरेबल इन द मार्केट, वहां से तुम शुरू हो रहे हैं। तो ठीक है, अपना तो ये था कि जो चीजें जस्ट सो हैपन कि हमको डिफरेंट हैट पहनने पड़ गए, तो फिर वो अपने आप आ गया। एक चीज जो लगती है कि लाइफ में सब कुछ सेल्फ लर्न है मेरे केस में, तो मेरे को कोई मेंटर वैसे नहीं मिला कि किसी कोई मैनेजर था मेरा जो टेक्निकल मैनेजर था। दैट ऑलमोस्ट नेवर हैपेंड टू मी। Do you think the necessity of that? Or do you think वो होता तो शायद कुछ तो बेटर होता। अब मुझे नहीं पता क्या बेटर होता और क्या नुकसान होता उससे, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। तो आई एम हेयर बिकॉज ऑफ माई शेयर हसल एंड विल कि भाई करते जाओ सीखते जाओ। गलतियां हो रही हैं, अब हो सकता है गलतियां नहीं होती, राइट। तो क्योंकि कोई बता रहा है आपको। बट मैंने ये भी देखा है कि जब तक खुद ना करो ना गलती, तो आपको ना सामने वाली वो गलती सेटिस्फैक्शन भी नहीं होता है। सब आज समझ ही नहीं पाते हो कि अब मैं बोल रहा हूँ। और कई बार ना बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि मुझे दिख रहा है कि गलती करेगा, राइट। मैंने रोकता नहीं, लेकिन कहता हूँ तू कर ले यार, करके क्योंकि देख गलती जो है छोटी अगर मेरे लिए, तो आई वांट यू टू लर्न फ्रॉम इट। मेरी गलती से तू सीखने वाला है नहीं। It just You will not be human nature. completely convinced with that. तुम कर दोगे बट वो कन्विंसिंग नहीं होगा। जहाँ पे मुझे लगता है कि मेरा प्लान डिटेल हो जाएगा, वहां पे मैं रोक देता हूँ कि यार ठीक है, मतलब वहां पे सीटीओ कार्ड प्ले करना पड़ता है कि मैं कह रहा हूँ ना, मान ले भी। मोस्टली मैं कहता हूँ कि चल तू कर ले, यू गो दैट पाथ एंड देन फिगर आउट कि तेरे लिए एक्चुअली काम करा है नहीं करा। तो देयर आर लॉट ऑफ पीपल, आई एम श्योर कि आपके बैच से भी होंगे फ्रॉम आईटी एज वेल, who started with the same path, or there might be a lot of people who are still stuck at middle management versus people who climb up to the leadership. What sets them apart and what does it take? अरे मेरे ना, मतलब हमारे स्पेसिफिक केस में आईटी में एक्चुअली वो बड़ा अजीब सा हुआ उस पे हमारे बैचेस के अराउंड कि काफी लोग नॉन कोर में चले गए। Okay. So गुड एंड बैड, मतलब some of the biggest companies came out of that, जो 2004, 5, 6 के बैचेस हैं। बट बहुत ही कम लोग जो है कोर में गए। और इंटरेस्टिंगली इफ आई जस्ट सैंपल सेट देखूं, जो प्योर कोर कर रहे हैं वो मिडिल मैनेजमेंट में स्टक हैं। जो धंधे के लिए कोर कर रहे हैं वो सारे के सारे ऊपर चले गए हैं। Got it.
मतलब इट्स अमेजिंग। जो जिनको पहले से पता था कि उन्हें कोर ही करना है, कोर मतलब चाहे वो हार्डवेयर हो गया चाहे वो सॉफ्टवेयर हो गया, तो जो प्रोग्रामिंग कर रहे थे अभी भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, बट है वो लेट्स से डायरेक्टर लेवल पे पहुंचे होंगे इन बिग ऑर्गेनाइजेशन ऑल दैट, but not on the top मुझे flank में लगता नहीं है है। because what leadership requires is leadership में typically everyone is a business person with a depth in certain domain. CTO होगा तो टेक में होगा, but still it's a business person. CBO होगा तो बिजनेस का बंदा है, but again you know वो तो खैर बिजनेस ही बिजनेस का हो गया, वैसे आप प्रोडक्ट Operations में देख लो, राइट? I think that's what it takes to be there to understand. अल्टीमेटली आपको ऊपर जाके तो देखो लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों को मैनेज करना, लोगों से काम करवाना है, तो with business as a north star. हाँ ऑब्वियसली मतलब अल्टीमेटली तो अलाइनमेंट का वहीं पे हो रही है, राइट? तो आई थिंक जो प्योर टेक वाले होते हैं ना, थोड़े से आई वुड से कि वो शुरू से गीकी भी होते हैं, और हमारे यहाँ पे मतलब टू द एक्सटेंड और भी अगर उसमें डीप चला जाऊं तो जो अच्छी सीरीज वाले थे जिनकी ग्रेड अच्छे थे वो प्योर टेक में गए, और प्योर टेक में फिर एक पॉइंट तक ही पहुंच पाए। जिनकी ग्रेड जो एवरेज थे, बिकॉज दे वर एवरेज, उनका हमेशा से ना एक्सपेरिमेंटेशन ही रहा कि यार चलो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, क्योंकि अगेन वो एवरेज इसीलिए है ना क्योंकि प्योर टेक में उतना उनका इंटरेस्ट था नहीं, राइट? इट्स नॉट अबाउट देयर आईक्यू, इट्स जस्ट कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं आया उस चीज में, तो फिर क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आया तो दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर अदर एवेन्यूज, तो हमेशा वो ब्रॉड ही रहे, और ब्रॉड में भी दे गो डीप इनटू टेक्नोलॉजी, क्योंकि जब काम कर रहे हो तो यार दे वर गुड। डेप्थ तो चाहिए, एक चीज में यू रियली नीड डेप्थ इन वन थिंग, बट ठीक है, डेप्थ का भी एक वो होता है। अब नाउ देयर आर scientists or they are distinguished engineers, these guys are not at C levels but still they are the master of whatever they are doing. और जैसे कुछ लोग थे जो CS के नहीं थे, कैम मैक्स से थे, वो अब अच्छा कर रहे हैं, राइट? आफ्टर गोइंग थ्रू दिस अगेन सेम ही चीज है वो, आई थिंक क्योंकि वो कोर वाला नहीं था, उनका भी ब्रॉड था नॉलेज, उन्होंने फिर डबल डाउन किया ऑन CS एंड देन दे स्टार्टेड डीपिंग। जो बिल्कुल कोर में या फिर जो कंप्लीटली टेक में गए भी होते हैं इनिशियली, दे आर वेरी मच टाइड to a very specific problem which they commit to for a very long time period, versus others जो they keep switching the problems very frequently. हाँ, उनको उनके पास मीन्स हैं सॉल्व करने के, उनको उनको प्रॉब्लम एक्साइटिंग लगनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग, बट दे कीप ऑन स्विचिंग द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाट हाउ यू एंड एक्चुअली उनके टेन्योर्स भी ऐसे दिखते हैं, क्योंकि मोस्टली जो कोर वाले हैं वो बड़े 10 साल के टेन्योर्स हैं उनके कंपनीज के अंदर, हमारे तो मतलब 4 साल में तो हम स्विच कर रहे होते हैं, बिकॉज एक 4 साल के बाद लगता है कि कोई और एक्साइटिंग सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ब्रेक करते हैं और आगे बढ़ते हैं लाइफ के अंदर। अरे मेरे केस में मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट किया, फिर मैं ट्रांसपोर्टेशन में चला गया, फिर वहां से मैं ई कॉमर्स में चला गया, फिर ई कॉमर्स से मैं हेल्थ केयर में चला गया, हेल्थ केयर से फिर AI में चला गया, और अब मैं फाइनेंस में हूँ। आई नेवर रिपीटेड एनी ऑफ दीज। मेरा एक्चुअली कोर सिर्फ टेक्नोलॉजी है, कोई वैसे बिजनेस वाइज या सेक्टर वाइज मेरा कोई कोर नहीं है, और मुझे हमेशा लगता था कि यार आप एक प्रॉब्लम ले आओ जिससे मैं रिलेट कर सकता हूं तो फिर टेक्नोलॉजी सॉल्व कर दूंगा। ऐसे इवन इन आयोनिक, बिकॉज आई वाज स्ट्रगलिंग विद माय इन्वेस्टमेंट्स, आई कैन रिलेट टू इट कि हाँ यार मतलब मेरे को एक्सेस नहीं है, क्योंकि मेरे को पैसा मैनेज नहीं करना आता, लेट्स से, राइट? मेरा कोर स्किल सेट नहीं है वो, तो आई वांट समवन टू हेल्प मी इन दैट, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ पेन पॉइंट, और मैं अपना एक्चुअली एज ए यूजर में बहुत सारे फिर अपने एक्सपेक्टेशन बताता हूँ कंपनी में। मेरी कंपनी में एक्चुअली लोग अलग तरीके से आ रहे हैं, उन्होंने वेल्थ मैनेजमेंट किया है, वो फाइनेंस में है, उनको हर चीज लगती है कि अवेलेबल है। मेरा चैलेंज ये है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी नहीं है, जैसे उनके पास अनलिस्टेड रहेंगे, IF रहेगा, उनको पता है सब कुछ, हमें तो ढेला नहीं पता। नहीं है, करेक्ट, तो मैं आता हूँ वहां से, वो उस तरफ से आता है, मैं इस तरफ से आता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को ये चाहिए, कहते हैं ये तो है, मैंने कहा आपके पास है, हमारे पास नहीं है, यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं वही चीज सॉल्व करता हूँ जिसे मैं एज ए यूजर रिलेट कर पाता हूँ। जूम कार में भी ये था, आई हैड अ स्ट्रगल विद फाइंडिंग कार्स एंड ऑल, फिर टी बॉक्स में मेरा स्ट्रगल था कि मेरे को अच्छे मसाले नहीं मिलते थे बैंगलोर में, वहां से शुरू हुआ, अल्टीमेटली टी बॉक्स गया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि अलाइनमेंट था। आई जस्ट कनेक्टेड विद एम्बुलेंस एज ए एग्रीगेटर कि यार हाउ कैन आई हेल्प पीपल फाइंड नियरेस्ट एम्बुलेंसेस, क्योंकि टिपिकली क्या हो रहा है, आप जब इमरजेंसी आ रही है, आप हॉस्पिटल कॉल कर रहे हो, हॉस्पिटल से एम्बुलेंस यहाँ आ रही है, फिर लेके जा रही है, जबकि एक घड़ी है वहां पे नीचे। इट टेक्स टाइम, और टाइम एक्चुअली इमरजेंसी में इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आई कुड रिलेट टू इट, उसका एक सोशल एंगल भी था कि यार यू आर सेविंग अ लाइफ, राइट? फिर वहां से गए तो अब वो जो पेरिटस डॉट AI था वो एक कॉन्शियस था, आई वांटेड टू डू समथिंग इन AI, तो मैंने
कॉन्शियसली कॉल ली थी कि एक एआई कंपनी में जाके देखते हैं कि कैसे होता है वहां से। देन दिस केम। तो अगेन मेरे स्ट्रगल, मतलब आई कैन रिलेट टू इट कि हाँ, फाइनेंस के अंदर मेरे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका स्ट्रगल है, who have the money but they don't know how to go about it. So we wanted to create something for them. Okay. So if I can align myself with the business, तो फिर मैजिक हो जाएगा। Right. तो वहां पे एक्चुअली वो थोड़ा सा फंडामेंटल डिफरेंस है। तो एटलीस्ट मैंने जो अपने आप में देखा है, बाकी काफी टेक लीडर्स के अंदर, क्योंकि कुछ लोग जो है टेक्नोलॉजी की तरफ से आते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी एक्साइट करनी चाहिए। मेरे को टेक्नोलॉजी से उतना कुछ खास मतलब नहीं होता, मुझे होता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आ जाओ, उसको फिर सॉल्व करने बैठते हैं। राइट। फिर टेक्नोलॉजी में क्या मीन्स होंगे, कौन से टूल्स यूज करने हैं, दैट विल फिगर आउट, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। क्योंकि हमेशा पॉलीग्लॉट रहे हैं, कि कोई भी ऐसी स्पेशलिटी बनाई नहीं है, मोस्टली बैकएंड किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता कुछ और। इट्स लाइक कि जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी कर लेंगे। सेम ही ऑलमोस्ट सारा कुछ वंस यू गेट इनटू इट, राइट। हाँ, मतलब बेसिकली वही है कि आपको अनलेस यू कैन एम्पैथाइज कि ये बिजनेस के लिए कर रहा हूँ या एंड गोल क्या है, आप एक्चुअली टेंजेंशियल नहीं जा सकते। करेक्ट। अगर आपको लगा कि हाँ भाई ये मेरा गोल टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरा गोल बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो फिर आप हर चीज को टूल की तरह देखते हो, एक्चुअली रिसोर्स को भी टूल की तरह देखते हो। फिर देन आई एम नॉट अलाइंड कि यार वो मेरा जान पहचान का 40,000 को लड़का उसको लेके आया था। नो, मेरे को है कि वो टूल की तरह आएगा, वो एक प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, अच्छे से सॉल्व करेगा, इसलिए मैं उसको अपनी टीम में लाना चाहता हूँ। This brings me to my next question. Two parts of it. Pehla, what has been the most challenging problem that you have solved, and what has been the most fulfilling problem that you have solved? मेरी चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, सॉल्व ही नहीं हुई, वो थी वेरी ऑनेस्ट। जूम में बेसिकली एक मेरे को पता नहीं, अगर मैं सीएस बैकग्राउंड का नहीं हूं ना, तो क्या होता था, हमारे यहाँ पे एसेट्स हैं हमारे पास, ओके, गाड़ियां हैं, और हाउ कैन यू अप लेवल दैट, क्योंकि एक एक गाड़ी को आप बुक करवा रहे हो, दैट डजंट इज नॉट द वे टू डू इट, राइट। तो आपने एक आर्बिट्राज लेकर आ गए कि एक लोकेशन और गाड़ी के टाइप का एक मिक्सचर बना लिया, उसके बेसिस पे लोगों की बुकिंग ले आए। लेकिन उसमें क्या है कि देयर आर सिनेरियो जो वो पूरा एल्गोरिथम ब्रेक कर जाता है। इससे एनपी हार्ड प्रॉब्लम इन सीएस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, और मुझे पता नहीं, आई हैव नो क्लू, क्योंकि सीएस से पढ़ के आए नहीं, हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और यार वो वंस इन अ वाइल ऐसे आ जाए कि डबल बुकिंग दिखे या गाड़ी ना मिले, ऑन ग्राउंड गाड़ी नहीं है लेकिन सिस्टम में बुकिंग है, फिर वी आर स्क्रैम्बलिंग अराउंड की गाड़ी कहां से लेके आनी है, क्या करना है। फिर मैंने उसके बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया कि यार ऐसा हो क्यों रहा है, व्हाई आई एम नॉट एबल टू सॉल्व इट, राइट। इट्स लुक्स लाइक ए वेरी सिंपल प्रॉब्लम कि एक गाड़ी टाइप है, एक लोकेशन पे है, मेरे पास वो गाड़ी वहां पे होनी चाहिए। रिसीविंग मल्टीपल बुकिंग फॉर द सेम एसेट। हाँ, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ, इससे वो नर्व शेड्यूलिंग प्रॉब्लम बोलते हैं उसको, एक्चुअली आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसके अप्रोक्सीमेशन होते हैं। जब तक मेरे को पता लगा कि अच्छा ये तो इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हो उसको, और हम इसको एक्चुअली ट्रू सेंस में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। इट्स अ ट्रेड ऑफ बिटवीन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड रेवेन्यू, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हमने कोशिश करी पहले तो कस्टमर एक्सपीरियंस को बेटर करने की, तो रेवेन्यू पे हिट आना शुरू हो गया। तो फिर हमने कहा यार अब ये तो बड़ी अजीब सी प्रॉब्लम है ना, कैसे सॉल्व करें। तो फिर वी वांटेड टू सॉल्व इट, लेकिन उससे पहले मेरा हो गया था कि यार आई वांट टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। जब तक मैंने रियलाइज किया कि ये प्रॉब्लम इतनी हार्ड है सॉल्व करने की, बट दैट वाज लाइक, उससे इतनी प्रॉब्लम होती थी बॉस, मतलब ऑपरेशन का धंधा है, कस्टमर वहां पे खड़ा हुआ है, गाड़ी है नहीं, एंड आई वाज लाइक सारे लोग टेक्नोलॉजी को देख रहे हैं, एंड ऑब्वियसली दे शुड लुक एट अस कि हमने व्हाई इज दिस एन अप्रोक्सीमेशन प्रॉब्लम। एक गाड़ी है, या तो वो बुक फॉर दैट टाइम स्लॉट, ईदर इट इज बुक्ड और इट्स नॉट बुक्ड। नहीं, वो ऐसे ही होता है ना, वो कह रहा हूं ना कि जब आपने उसकी आर्बिट्रेशन कर ली है कि आपने 4 गाड़ियां मान ली हैं, अच्छा, और अब वो 4 गाड़ियों में ओवरलैप कैसे हो रहा है बुकिंग आपको नहीं पता ना। ओके, देयर आर एज केसेस जिसके अंदर वो सिस्टम में बुकिंग ले सकता है लेकिन फिजिकली गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। ओके, तो वो एज केसेस जो होते हैं ना, उनमें फट जाता था। अच्छा, और वो आपको पता तभी लगता था जब वो बंदा पहुंच गया वहां पे। फिर हमने उसके एल्गोरिथम बनाए टू फ्यूचर में देख के पता लगाना कि ये कौन से एज केसेस आ सकते हैं, प्रीएम्प्ट करने के लिए। मुझे लगता है ना ये मेरे साथ हुआ था बैंगलोर में, ये बुक द जूम कार, द कार वाज नॉट अवेलेबल, फिर उन्होंने 1-1.5 घंटा लगाया था, दे अरेंज इट फ्रॉम समवेयर एंड देन कुछ तो करा था इन्होंने। तो ऐसे ही वो बता रहा हूँ ना, वो इज लाइक वो ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये था कि आप हर एसेट को अलग अलग मान लो, और उसमें फिर आपको हर गाड़ी दिख रही है, देन अगेन इससे प्रॉब्लम। ये सप्लाई जब एक्चुअली आपकी ये कभी प्रॉब्लम नहीं आती है जब आपकी डिमांड सप्लाई में गैप रहता है। जब आपके पास जैसे सप्लाई आ जाए, डिमांड
कम है तो कभी इशू आएगा ही नहीं, हमेशा ज्यादा गाड़ियां होंगी। राइट जैसे आप बिल्कुल ही 100% यूटिलाइजेशन में पहुंचना लग जाते हो, जो हमारी वीकेंड पे होती थी, तब ये फ्लेयर अप होने शुरू हो जाते थे। देन वी फाइंड आउट, पूरा सिस्टम बनाया कि अच्छा आगे देखो कि कौन कौन सी डेट्स पे ऐसे क्लैश आ रहे हैं, क्या उसको पहले से गाड़ी मूव करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर वी यूज्ड टू आल्सो कैंसिल दैट। पहले से कैंसिल कर दो ना, लास्ट मिनट में आके कैंसिल करो, उससे बेटर है उसको एक हफ्ता पहले बता दो कि यार गाड़ी नहीं मिल पाएगी, आप या तो ये कर लो या वो कर लो, सम ऑप्शंस नीड्स टू बी गिवन देयर। सो and what has been the most fulfilling problem you have solved? फुलफिलिंग प्रॉब्लम, आई थिंक, मतलब मेरे को बहुत मजा आया था खोज गुरु में। वो जो आई थिंक फ्रुगैलिटी की ना एक ब्यूटी होती है, वो जब तक आप फ्रुगली कोई सोल्यूशन नहीं लेके आते, एसएमएस की वो ऐप बनाई थी जो, आई वाज लाइक ब्लोन अवे बाय दैट, उसकी सिंपलिसिटी इतनी अच्छी थी। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि हम किसी आउटलेट पे हम अपना स्टिकर लगाते थे कि खोज गुरु इज एक्सेप्टेड हियर, वहां पे एक लिखा होता था कि अगर आपको उसे कूपन चाहिए तो ये टेक्स्ट एसएमएस कर दो इस नंबर पे। तो आप एक्चुअली उस शॉप के बाहर खड़े होके उसका कूपन लेके अंदर जा सकते थे। तो उसको एक क्राइटेरिया से स्टार्ट किया था हमने, एंड देन वी बिल्ड इट टू अ कंप्लीट सर्च, गॉट इट, ओपन एंडेड सर्च, कुछ भी डाल दो आप, जस्ट लाइक हाउ यू डू अ वेब सर्च, यू शुड बी आर एबल टू डू इट थ्रू एसएमएस। तो वो बहुत ही अच्छा था उसका। आई थिंक दैट्स व्हाट आई कॉल यूएक्स, कि वो काम करता था यार। वो इट्स नॉट यूआई, इट्स नॉट कि ये क्या है, मैं कह रहा कि जिस बंदे को जहां पे जरूरत है वो उसकी मैं प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व कर पा रहा था विद अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन। वो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग थी मेरे लिए फ्रॉम अ लीडर एज वेल, कि यार यूजर की तरह कैसे सोचना है। जैसे आज भी जैसे एक बहुत ही सिंपल सा है, मतलब अब तो हो गया 20 साल हो गए ई कॉमर्स को ना, आप अभी सर्च करते हो, आपकी सर्च मोटा मोटा रिपीट होती है, करेक्ट? राइट, शर्ट लेनी है, ये साइज है, ये ब्रांड है, आपको हर बार करनी पड़ती होगी। देयर इज नो वे टू सेव द सर्च। राइट, तो कितने प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं, मेरे को तो लगता है कि एक्चुअली वो प्रोडक्ट यूज नहीं करते फिर। या पर्सोनास बना दो ना, पर्सोना जैसे भी कर लो आप भाई, पुराने जैसे नेटफ्लिक्स पे मल्टीपल प्रोफाइल्स बन जाती है, ई कॉमर्स पे भी मिंत्रा पे यार 4 प्रोफाइल्स बना। आई थिंक मिंत्रा ने शायद पीछे करना शुरू किया था, बट इट्स लाइक सो फार आउट। राइट, पहले हम क्या करते थे कि अपना ब्राउजर में खोल के वो पेज एज इट इज रख लेते थे, रिफ्रेश करे जाओ क्योंकि फिल्टर्स लगे हुए हैं, वो एज इट इज, बट वो ऐप में हो ही नहीं सकता। और ऐप में और भी प्रॉब्लम है, गलती से एक और एक्स्ट्रा बैग दब गया आपका, फिर वापस से सारा, तो फिर पूरा का पूरा शुरू हो जाओ भाई। राइट, इट्स लाइक यूएक्स। तो वो अब मेरे को समझ में आता है, उसने मेरे को सिखाया कि कस्टमर के लिए सॉल्व करना इज नॉट यूआई, आपको यूएक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा कि उसको चाहिए क्या, उसको कैसे सॉल्व करना है, और वो कैसे हो सकता है। एक और एग्जांपल देता हूँ इसके अंदर, हमने किया था जूम में। वो क्या हो रहा था कि हमारा पूरा डिजिटल ऑनबोर्डिंग है, लेकिन गाड़ी की हैंड ओवर जो है वो फिजिकल होता था। करेक्ट, आप जाओगे चाबी लोगे, और वहां पे कुछ भी होता था। वो बंदे का क्या मूड है, हमारे जो हमारा एम्प्लॉय होता था उसके बेसिस पे या तो लड़ाई हो जाती थी या बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता था। हमने कहा स्केलेबल ही नहीं है, तो हमने कहा टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। तो टेक्नोलॉजी लेके आए, उसमें कीलेस एंट्री करी हमने, पूरा डिवाइस इंस्टॉल किया, वहां पे रिमोटली कनेक्ट किया उसको सर्वर वगैरह से। आप जा रहे हो तो कोई हैंड ओवर नहीं होता था, आपके फोन में एक चेकलिस्ट होती थी, आप उसको चेकलिस्ट को देखो, बाहर से फिजिकल करो, अनलॉक गाड़ी दबाओ, अंदर अनलॉक हो जाएगी, गाड़ी की चाबी भी अंदर रखी है, उसको चलाओ वापस। राइट, वापसी में भी सेम प्रोसेस, बहुत ही बढ़िया। ऑपरेशन सॉर्टेड, क्योंकि आपको बंदा नहीं चाहिए वहां पे, हब एंड स्पोक मॉडल लगाया कि गाड़ी जैसी आएगी ऑपरेशन को पता लग जाएगा, वो आके क्लीन करके चला जाएगा। दिस इज लाइक 2014, बट भाई इंफ्रास्ट्रक्चर होते नहीं किसी ने। अब वो जो गाड़ी में जो अनलॉक, वो जो बॉक्स लगे हैं उनमें तो सिम लगा हुआ है, उसको नेटवर्क चाहिए, गाड़ी के कवरेज नेटवर्क में नहीं है, तो वो हो ही ना। राइट, तो हमने इतना कुछ करा, एकदम ऑसम कस्टमर एक्सपीरियंस बनाया, कोई फिजिकल बंदा नहीं उसके अंदर, बुकिंग से लेके आपके रिफंड तक, देयर इज नो सिंगल पर्सन इन्वॉल्व। बट उसको रोल बैक करना पड़ गया क्योंकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें सपोर्ट नहीं करता था, कनेक्टिविटी इतनी स्ट्रांग नहीं थी। तो कभी कभी होता है कि आप यू आर अहेड ऑफ टाइम एंड ऑल ऑफ दैट, बट वो उसने सॉल्व करी थी हमने प्रॉब्लम, एलिगेंट सोल्यूशन लेके आए थे, बट इट डिडंट वर्क आउट। तो आई थिंक वही है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके समझ में आया कि एक यूएक्स ड्रिवन अप्रोच कैसे काम करती है, हाउ इम्पोर्टेंट है, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। और तभी आप अप्रिशिएट कर पाते हो जब एज ए यूजर आप इंटरेक्शन करते हो अपने प्लेटफॉर्म के साथ। सही है। तो वही है, वो पैशन, वही अगेन, अगर आप बिजनेस से लाइन नहीं हो तो फिर प्रोडक्ट से लाइन नहीं होंगे, प्रोडक्ट से लाइन नहीं हो तो फिर अप्रिशिएट नहीं करोगे छोटी छोटी चीजें, तो यूएक्स हमेशा आपका डिस्कनेक्टेड ही रहेगा।
आपके कस्टमर को कुछ और चाहिए, आप कुछ और बना रहे हो फिर। वो फिर आप अपने बायसेस के बेसिस हाँ, आप अपने एको चैम्बर्स में हो आप, और कुछ नहीं है। फिर आप चाहे डेटा फिर ए बी टेस्टिंग भी करते जाओ, डजंट मैटर, क्योंकि आपको वो जो चाहिए वो बना ही नहीं रहे हो ना, तो ए बी टेस्टिंग भी कैसे होगी। करेक्ट। और मोस्टली तो कस्टमर को पता ही नहीं था वो चाहिए क्या। यू हैव टू टेक द प्लंज एज ए कस्टमर। स्टीव जॉब्स भी बोलते थे कि मार्केट रिसर्च इज अंडररेटेड, बिकॉज मार्केट रिसर्च तो ये बताएगी कि कस्टमर एग्जिस्टिंग चॉइसेस में क्या ढूंढ रहा है। प्रॉब्लम क्या है, लोग मार्केट रिसर्च भी जो करते हैं वो भी अपने अपने बायसेस के ऊपर करते हाँ, हैं। मार्केट रिसर्च वो करते ही ऐसे, मार्केट रिसर्च डिजाइंड इन अ वे दैट दे गेट रिजल्ट व्हिच दे वांट टू गेट। दे विल आस्क क्वेश्चन जिसका आंसर वो सुनना चाहते हैं। तो दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, मेरे को तो लगता है कस्टमर यूज करना शुरू कर दो प्रोडक्ट को, राइट। आई थिंक वो दीपिंदर शायद वही बेस्ट चीज करते हैं। ही इज इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट, राइट, बिकॉज ही यूजेस इट, तो समझ में आ जाता है कि अच्छा कहाँ पे काम कर रहा है, कहाँ पे नहीं काम कर रहा। सो दैट्स द ओनली चैलेंज आई वी हैव टू सॉल्व। nice. So people typically do not talk about mental health or mental wellness when they are going through these kind of journeys. So आपका कैसा overall, how has been your overall experience around this? So I think I have been lucky. So मेरे केस में क्या हुआ कि my wife has a different instinct. So she started as a trainer and then trained the trainer, and she got into यार कुछ करते हैं, तो she went into doing MS in psychology. She became a counselor over a period of time. And I think this is around 15, 16 के around. I mean, she was studying and I realized कि I have something is not working with me. Like मतलब मैं थोड़ा सा ना Disconnected. Not disconnected. I mean, I was enjoying my life. Everything was okay. लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा होता था कि कुछ इंसिडेंट होते थे और उसके बाद मैं लोगों से कट ऑफ कर लेता था। एंड आई एम कटिंग ऑफ फ्रॉम पीपल जो मतलब मेरे लंगोटिया यार टाइप भी होते थे। तो लाइक एक स्विच कुछ ऑफ हो गया मेरे अंदर, एंड आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। लेकिन मेरे को इतना समझ में आ गया कुछ तो है व्हिच आई हैव टू फिक्स। देन शी एनकरेज मी कि यार यू शुड टॉक टू थेरेपिस्ट एंड ऑल। तो आई वेंट टू, मैं थेरेपी सेशन में गया, ऑलमोस्ट मैं 3 थेरेपिस्ट, अलग अलग थेरेपिस्ट के साथ गया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। तो वो जो प्रोसेस था ना, उस प्रोसेस ने मेरे को बहुत सेल्फ अवेयर बना दिया कि कहाँ पे बेसिकली ये चीज आती है और कहाँ पे मुझे होल्ड बैक करना है। इट्स नॉट लाइक कि आई वॉज डिसफंक्शनल, इन ए वे आई वॉज डिसफंक्शनल बिकॉज मैं कुछ चीजों को छोड़ रहा था विच आई शुड क्लिंग ऑन। यू आर नॉट अवेयर, यू आर मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी, मैं बस एक्ट कर रहा था उसके बीच में। तो वो जो और लगे मतलब इट्स नॉट लाइक आई वेंट टू लाइक मैंने कुछ लिए होंगे 20 से 30 सेशंस। ओके। तो इससे पूरा पाथ है उसका। ऐसा कुछ में ऐसा नहीं है पहले दिन जाओगे यूरेका हो जाएगा, नो, दे विल टेक यू थ्रू, दे विल मेक यू रियलाइज कि अच्छा इसका कनेक्शन वहां से है। और मोस्टली हमारी सारी चीजें बचपन से होती हैं। तो आपने कुछ वहां पे ट्रॉमा लिया होगा या फिर कुछ इंसिडेंट हुए होंगे जिसने आपको शेप अप किया है इन ए गुड और बैड वे। तो जो जब वो रियलाइजेशन हो गई और वो पाथ पूरा लगाया तो मेरे को समझ में आया कि यार ये जो चीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तो उससे मेरा बर्डन चला गया एकदम। अब मैं इवन माय रिलेशनशिप विद माय वाइफ वाज एलिवेटेड टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अब ना वो कहते हैं ना वो पैसिव एग्रेशन नहीं है, पहले पैसिव एग्रेशन होता था। राइट। तो अब बेसिकली ये है कि कुछ नहीं अच्छा लगता है मैं बोल देता हूँ कि यार ये तो ऐसे, दिस इज नॉट द वे। और पहले उसको बहुत समझना पड़ता था कि यार पता नहीं क्या बोल देगी, मुझे कैसा लग जाएगा। अब नाउ शी इज एबल टू आल्सो वॉक दैट अराउंड मी। अब उसका इम्प्लीकेशन मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी है। मैं अब चीजों को ना उतना बुरा नहीं लेता कि कुछ हो रहा होता है तो आई डोंट टेक इट पर्सनली कि यार ये तो मतलब क्या कर दिया, मतलब ऐसा तो ना हो सकता है। तो अब मैं लेता हूँ उसको, एनालाइज करता हूँ, फिर उसके ऊपर बेसिकली आई जस्ट बहुत ही डिस्पैशनेटली उस पर अपना रिएक्शन देता हूँ। फिर आई हैव रियलाइज कि नथिंग इज अबाउट मी। पहले होता था कि एवरीथिंग इज अबाउट मी, राइट, कि जो भी दुनिया में हो रहा है मेरे अराउंड सेंटर हो रहा होगा। right. अब मैं ये करता हूँ कि यार ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मी। ये तो अगर कोई गलत भी हो रहा है तो वो जो बंदा कर रहा है गलत, इट्स अबाउट देम नॉट अबाउट मी। तो वो जो एक स्विच है, वो फ्लिपिंग ऑफ दैट स्विच हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। इट मेड मी मोर अवेयर अबाउट माय स्ट्रेंथ्स, माय वीकनेसेस, एंड उसको फिर मैं कैसे मोल्ड करूँ अपने अराउंड। तो
उसमें मैं कैसे नेविगेट करूं, ऑल ऑफ दैट। मतलब अब मैं वर्क में कुछ हो रहा होता है, पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा होता है, तो मैं आराम से नेविगेट कर पाता हूँ। मेरे को उतना इमोशनल चार्ज अप नहीं होता हूं मैं। अब अभी कभी उसके बाद से मैंने whenever I found something किसी भी टीममेट में, तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई टेक हेल्प, इट्स नॉट वर्थ कि हेल्प ना लेना इज नॉट वर्थ इट। ये आप मतलब आपको लग रहा होगा हमारे यहाँ पे अभी भी मेंटल हेल्थ अक्रॉस द वर्ल्ड अभी भी स्टिग्मा ही है, बट आई ऑलवेज टेल देम कि यार इट्स नॉट वर्थ इट। मतलब तुम्हारी लाइफ है, तुम इतना अच्छा सॉर्ट कर सकते हो विद, और ऐसा भी नहीं है कि मॉनेटरीली भी बहुत एक्सपेंसिव, हमारा इंडिया में तो अभी भी चीप ही है। मतलब ऐसा लग रहा है जस्ट कीप इट प्राइवेट ना, इफ यू डोंट वांट टू शेयर इट विद सो मेनी पीपल, जस्ट कीप इट प्राइवेट, जस्ट हेल्प सॉल्व इट फॉर योरसेल्फ। मैं एक्चुअली जो आपका जो थेरेपिस्ट होता है ना, इट्स अननोन टू यू, राइट? करेक्ट। उसको तो आप कुछ भी बोल दो, वो वैसे भी जज ही नहीं होता। एग्जैक्टली। सो आपको एक्चुअली जैसे मेरे को अपने फ्रेंड्स को सीक्रेट बताना है, तो वहां पे तो जजमेंट आ भी जाती है, बट थेरेपिस्ट के साथ तो कुछ है ही नहीं। सही बात है। उसके साथ तो कुछ भी बोल सकते हो आप, और अगर जज करा चेंज कर लो। करेक्ट। वो तो लिंक्डइन पे जाके बोलेगा नहीं आपके बारे में कुछ, सही बात। तो कॉन्फिडेंशियलिटी है और साइन कर रखा है। थेरेपिस्ट तो बेसिकली मतलब लीगली उनकी ऑब्लिगेशन ही अलग होती हैं, तो दे कांट डू दैट। तो इट्स सच ए सेफ एनवायरनमेंट, उसमें आपको जो करना है, जो बोलना है बोलो उसको। योर डार्केस्ट सीक्रेट्स, तेरे मैनेजर ने क्या किया तेरे साथ, व्हाई इट हैज ब्रोकन यू डाउन, जो बोलना है बोलो। वो भी डिस्पैशनेटली इंसिडेंट की तरह सुनेगा और उसके ऊपर अपना एक डिस्पैशनेट टेक देगा। बाकी जो फ्रेंड होंगे ना, वो नहीं कर सकते ये काम, कोई नहीं कर सकता। वो तो कहेगा भाई ये तेरा ऐसे कर दिया, बट दे विल नॉट अंडरस्टैंड सामने वाले ने ऐसा क्यों किया होगा। राइट राइट। सो वो जो एक डिस्पैशनेटली एनालाइजिंग एनी सिचुएशन जो है, वो अगर आप कैपेबल नहीं हो, पहले तो आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप कैपेबल नहीं हो, तो उसके लिए आपको एक सेफ प्लेस चाहिए, और वो सेफ प्लेस आपको आइडेंटिफाई करना है। वो सेफ प्लेस नोन में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नोन में तो पैशन ही होते हैं, उसके अलावा तो फिर वरना कैसे होगे। तो फाइंड अ गुड थेरेपिस्ट, और लोग तो करते हैं। मतलब अभी मेरे को ऐसे जरूरत नहीं पड़ी उस टाइम के बाद टू गो बैक टू एनी थेरेपिस्ट, बट आई हैव सीन पीपल जो फिर अपना एक थेरेपिस्ट लेते हैं हु हेल्प देम राइड एनी वॉलेटिलिटी इन देयर प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ। राइट। क्योंकि वो आते रहती हैं। मैं मोस्टली फंक्शनल हूं, तो फिर एक डिसफंक्शनल चीज को मैंने हैंडल कर लिया, पर काफी लोगों के कई डिसफंक्शंस होते हैं विच इज वेरी हार्ड टू ओवरकम ना। आप एक या दो चीजों पे काम कर नॉलेज सकते हो। एज वेल। हाँ, एक दो चीजों पे काम कर सकते हो आप, ऐसे नहीं कर सकते कि वो 5-6, और ऐसे होते ही हैं हमें। मतलब और भी मतलब देयर आर अदर थिंग्स, बट मेरे को लगा कि एक ही चीज है जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फिक्स करने के लिए, मैंने वो करी और आगे बढ़ गया लाइफ के अंदर। और अब मेरी तो लाइफ में प्रॉब्लम है कि एक थेरेपिस्ट है मेरी बीवी, वो तो पता नहीं क्या क्या एनालाइज कर लेती है मेरे बिहेवियर से, बट जो मुझे भी नहीं पता वो क्या डिड्यूस कर रही होगी। बट आई थिंक नाउ आई एम वेरी ओपन टू दीज थिंग्स। अपने जहाँ पे मुझे लगता है कि एनीवन कैन गेट बेटर ऑफ, मैं वहां पे सजेस्ट भी कर देता हूँ बिना थिंक, मतलब मैं सोचता भी नहीं हूँ। वो बंदा अगर सरप्राइज होता है तो मैं बोलता हूँ भाई इट्स नॉट वर्थ इट, यू शुड गो एंड हेल्प योरसेल्फ, क्योंकि तेरे से ज्यादा तेरी इंपॉर्टेंस किसी और को है नहीं। राइट। अगर तू अपनी इंपॉर्टेंस नहीं लेगा तो फिर मेरे को लगता है कि एक्चुअली बाकी लोग तो लेंगे ही नहीं। तो इट्स ओके टू टॉक अबाउट इट। आई थिंक एवरीवन शुड हैव ए पर्सन जहाँ पे वो वनरेबल हो सके। आई हैव ए सेट ऑफ फ्रेंड्स, मेरा कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो किसी को ना पता हो, लेकिन कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिसको मेरे सारे सीक्रेट पता हो। आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड देम इन ए वे, और वो जजी भी नहीं है फिर उस मामले में। सो आई एम प्रीटी हैप्पी इन दैट कि यार अब मेरे पास लोड नहीं है। तो सीक्रेट का ना लोड होता है, आपको कैसे हिट कर रहा है आपको नहीं पता, या वो बर्डन आपको कैसे अनबर्डन करना, यू हैव टू फाइंड ए वे ऑफ डूइंग दैट। और जब आप कर दोगे ना, यू विल फील सो लाइटर कि एकदम ही बिहेवियर चेंज समझ में आ जाएगा आपको कि यार अब मेरे को ना उतनी चीजें हिट नहीं करती हैं। राइट। तो मेंटल स्पेस आई थिंक उसके ऊपर जितना एफर्ट डाल सकते हो डालो, बिकॉज वो आपकी बहुत सारी चीजें ऐसे सॉर्ट कर देगा। आपका वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा हो जाएगा, पर्सनल रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, और मतलब यू विल बी इन ए हैप्पियर स्टेट एवरीवेयर। दैट इज एटलीस्ट माय लर्निंग। गॉट इट, नाइस।